हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है नर्सिंग फाउंडेशन में वो है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो इंडिया में है या फिर आप कह सकते हो जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है, उनमें क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, नॉर्मली आप हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में क्या समझते हो? आप कह सकते हो कि हेल्थ केयर जो हमारे पास है, हेल्थ फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वो जो केयर्स हैं, सारी फैसिलिटीज हैं, सारी ट्रीटमेंट प्लान्स हैं और भी प्रिवेंशन प्रमोशन के, हेल्थ केयर अवेयरनेस के, और भी जितने भी एक सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज हैं, वो जो एक सिस्टम है प्रॉपर, वो कैसे लोगों तक पहुंच रहे हैं या फिर आप कह सकते हो वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है ताकि लोग उस चीज का फायदा ले पाए। ठीक है, अपने आप को स्वस्थ रख पाए। तो वो सिस्टम एक प्रॉपर बनता है ना कि हाँ, पहले गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या फिर एक प्रॉपर जो भी इस चीज के लिए मैनेज कर रहा है, जो मैनेजमेंट इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उसको डिसाइड करेगा, फिर इम्प्लीमेंट करेगा, फिर लोग उस फैसिलिटी को यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एक्चुअल में क्या है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है? एक ग्रुप है, एग्रीगेट मतलब एक ग्रुप है इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस का। ठीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या है? एक एग्रीगेट मींस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन है, एंड पर्सन हु एंटर द हेल्थ केयर सिस्टम। अब इसमें पर्सन हु एंटर द हेल्थ केयर सिस्टम में सिर्फ डॉक्टर्स नहीं आते हैं, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, अदर प्रैक्टिशनर्स हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, बाकी के जितने भी जो आपके एनेस्थेसिया वाले होते हैं, ठीक है, आपके बाकी के जितने भी ये रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, बाकी जितनी भी रिलेटेड टू फार्मासिस्ट, रिलेटेड टू जो मेडिकल हैं, जितने भी वर्कर्स हैं आपके, इवन हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है, जो कुछ भी हैं आपके मेडिकल फील्ड के अंदर जो काम कर रहे हैं पर्सन, वो सब इस सिस्टम में इंक्लूड है। तो डिलीवरी सिस्टम क्या है? एक ग्रुप है इंस्टीट्यूशन का, ऑर्गेनाइजेशन का और पर्सन का जो मेडिकल में या मेडिकल फील्ड में काम करते हैं। ठीक है, इनके पास क्या आती है? हु हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इंक्लूड्स द प्रमोशन ऑफ हेल्थ। तो इनके पास कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? मतलब इंस्टीट्यूशन के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास, या फिर आप जो कह सकते हो जो पर्सन काम कर रहे हैं उनके पास क्या क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो होता है हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन का मतलब अगर हम डिस्कस करें तो ये होता है कि आप हेल्थ को कैसे प्रमोट करोगे। मतलब एक होता है ना कि कुछ लोग जैसे नॉर्मली को बोलते हैं कि कोई अगर बीमार है तो उसके पास आप जाओगे तो आप बीमारी लेके आओगे, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि अगर आप हेल्दी पर्सन के साथ आप रहोगे तो आपको भी शायद हेल्दी होने में मदद मिलेगी, आप उसके लाइफस्टाइल के साथ रहोगे तो आप भी हेल्दी होगे। तो हेल्थ प्रमोशन का मतलब है आप कौन कौन से तरीके अपने साइड से लोगों को बता रहे हो, कौन कौन से स्ट्रेटेजीज बता रहे हो, कौन कौन सी चीजें ऐसी बता रहे हो, या कौन कौन से ऐसे मेथड्स बता रहे हो ताकि पर्सन खुद को हेल्दी रख सके या फिर अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सके। तो वो होता है हेल्थ प्रमोशन। मतलब आप बता रहे हो या फिर आपकी तरफ से कुछ ना कुछ एक ऐसा कह सकते हो एक मेथड है, एक ट्रांजिशन है ताकि लोग अपने आप को हेल्दी रख सके। हेल्थ प्रमोशन। देन आपका नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। पहला था हमारा हेल्थ प्रमोशन, देन सेकंड है प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। मतलब जो बीमारी है उसको कैसे प्रिवेंट करें, मतलब उसको कैसे उससे बचें। देखो, बीमारी को ट्रीट करने से ज्यादा अच्छा होता है प्रिवेंशन। कैसे? जैसे हमने एक कोट है, बहुत फेमस कोट है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब अगर आप किसी चीज से बच जाओ तो उस चीज से ठीक होना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो उस क्या बोलते हैं, जो भी बीमारी है, जो भी डिजीज है, कोई भी कंडीशन है, आप उससे बचो सबसे पहले। अगर हो गई है तो कोई बात नहीं, वो ठीक तो हो ही जाएगी। बाकी प्रिवेंशन इनका पहला दूसरा मोटिव है। देन डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। मतलब जो डिजीज है, जो भी इलनेस है, जो कुछ भी है, उसको डिटेक्ट करना, मतलब उसको पहचानना, समझना, और फिर उसको ट्रीटमेंट, उसका केयर करना। ठीक है, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, एंड देन रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन मतलब पर्सन को उसके वापस नॉर्मल स्टेट में लेके आना। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो 4 है। पहला है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, देन प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, ये उसके डेफिनेशन में है। Healthcare delivery system is defined as aggregate of institution, organization and person who enter the healthcare system, who has responsibility that includes promotion of health, prevention of illness, detection and treatment of disease and rehabilitation.
तो ऑल ओवर क्या है कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या पर्सन जो भी काम कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में, उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि वो हेल्थ को प्रमोट कर पाए, इलनेस को प्रिवेंट कर पाए, फिर उसको डिटेक्ट करके ट्रीट कर पाए एंड लास्ट में पर्सन की रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में हेल्प करें। ठीक है। मीन्स टू डिजाइन, अच्छा ये डिजाइन क्यों किया गया है, ये सिस्टम क्यों बनाया गया है? मीन्स टू डिजाइन अ सिस्टम फॉर डिलीवरिंग हेल्थ केयर एंड मीट नीड्स ऑफ डाइवर्स पीपल। मतलब दुनिया, आपके वर्ल्ड वाइड में भी बहुत सारे अलग अलग पीपल है, डाइवर्सिटी बहुत है, तो उन सब को उनके अकॉर्डिंग हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें, हम हेल्थ केयर फैसिलिटी उनको दे पाए, इसलिए सिस्टम बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये आपके वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ फॉर ऑल एक एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है। हेल्थ फॉर ऑल एक कह सकते हो आप एक टर्म है जो यूज होता है जब आप हेल्थ प्रमोशन की बात करते हो। ठीक है। हेल्थ प्रिवेंशन की मींस प्रिवेंशन ऑफ इलनेस की बात करते हो। ठीक है। इन सब चीजों की जब आप बात करते हो तो उसमें एक टर्म आता है हेल्थ फॉर ऑल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अंदर ये डिलीवरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर ही आता है। तो इसका मतलब है, हेल्थ फॉर ऑल का मतलब है सबके लिए हेल्थ प्रमोशन, मतलब सबकी हेल्थ हो, सबके पास उनकी क्या होता है ना, एक पॉजिटिव हेल्थ हो, एक जो भी हेल्थ स्टेट हो, फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, सोशल हो सकता है, हेल्थ के जितने भी डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन हेल्दी हो, वो सबके पास हो। तो इस टर्म का मतलब ये है। अब इसका जो मेन मोटिव है, वो मोटिव इसमें सिर्फ आप ये निमोनिक याद कर सकते हैं, इस 4 निमोनिक से आपको समझ में आएगा इसका मोटिव क्या है। पहला है इक्विटी ऑफ हेल्थ, मतलब इक्विटी का मतलब होता है जस्टिस। ठीक है। जस्टिस एंड फेयर, इक्वल। ठीक है। तो जो हेल्थ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हेल्थ केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सबको इक्वली मिल रही है, जस्टिस के साथ मिल रही है। लाइक जिसको जितनी नीड है हम उनको उतना दे रहे हैं या उतनी फैसिलिटीज हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा इसका मोटिव है सी फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब देखिए, अगर आप एक की हेल्थ सही करोगे, ओके फाइन, ठीक है, धीरे धीरे आप करो। अगर आप एक से 1 बाय 1 करोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप जब कम्युनिटी को ही इंक्लूड कर लोगे, ठीक है, अगर आप एक चीज को ट्रीट करोगे, ठीक है, मान लीजिए एक पर्सन को मलेरिया है, आप मलेरिया वाले पर्सन को ट्रीट कर रहे हो, लेकिन अगर आप कम्युनिटी बेसिस पे देखोगे तो मलेरिया हो क्यों रहा है, तो वहां पे आपको रीजन पता चलेगा। कहीं कुछ हो सकता है कि हाइजीन की वजह से हो, पानी कहीं इकट्ठा हो, ठीक है, जहां पे मीन जो मलेरिया का एजेंट होता है आपका जो मच्छर, उसको पहले रिमूव करो। जैसे ही आप मेन सोर्स, मेन रूट को हटा दोगे तो मलेरिया होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का ये है कि आप रूट पे काम करोगे, सब पीपल मीन सारे जो कम्युनिटी के लोग हैं उन सबको लेकर, ठीक है, मतलब आप ग्रुप में काम करोगे तो ये चीजें जल्दी से हो जाएंगी और काफी मीन्स कह सकते हो अच्छी होंगी, ठीक है, पॉजिटिव वे में होंगी। नेक्स्ट, यू फॉर यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे पास जितनी भी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उन सब का एक एप्रोप्रिएट यूज करेंगे ताकि हम लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी सबको इक्वली प्रोवाइड कर पाए। ठीक है। देन आपका पी फॉर आता है प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। इसका मेजर जो हेल्थ केयर हेल्थ फॉर ऑल जो टर्म है उसका जो मेजर फोकस है वो प्राइमरी हेल्थ केयर पे। प्राइमरी मतलब एकदम लो लेवल लाइक आप एक होता है ना सेंट्रल लेवल, देन स्टेट लेवल, देन आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो ऐसे करके जो लोअर आता है ना, जो एकदम रूट पे, जहां पे आप कह सकते हो ना घर से शुरू करो, घर से शुरू करोगे तो फिर आप अपने कम्युनिटी पे जाओ, अपनी सोसाइटी पे जाओ, सोसाइटी से आप कम्युनिटी पे जाओगे, फिर अपने एरिया पे जाओगे, ठीक है, फिर एरिया से आप स्टेट पे जाओगे। तो अगर आप बीच मींस एकदम छोटे लेवल से आप शुरू करोगे ना हेल्थ केयर को, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को, ट्रीटमेंट को, प्रिवेंशन, प्रमोशन को, तो वो चीजें बड़े लेवल पर निखर कर आती हैं। इसीलिए इनका जो मेन फोकस है कि हम रूट पर काम करेंगे। रूट पे काम करने से क्या होगा, अगर लाइक होता है ना कि अगर आप एक पर्सन को ट्रीट करोगे तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को, ऐसे करके काफी बड़ी चेन आपके पास हो जाएगी। तो रूट पे काम करने का फोकस है इनका। ठीक है। तो ये हेल्थ केयर जो हेल्थ फॉर ऑल है जो है वो दिया किसने था, वो दिया था WHO ने। एक ग्लोबल हेल्थ गोल है ये, WHO ने दिया था ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड वाइड एक कह सकते हो एक एजेंडा बनाया था, या फिर आप कह सकते हो एक वो डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, एक लॉ पास हुआ था कि ड्यूरिंग अल्मा आटा डिक्लेरेशन। अल्मा आटा डिक्लेरेशन एक डॉक्यूमेंटेशन है जो WHO ने रिलीज किया था इन 1978 में, जिसमें उन्होंने हेल्थ फॉर ऑल जो टर्म है उसको यूज किया था तब, और ये डिस्क्राइब किया था कि उनका गोल है कि वर्ल्ड वाइड हम सारी जगह पर हर एक कंट्री में
इक्वल हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे। और हम कहाँ पे काम करेंगे? प्राइमरी रूट पर, मतलब प्राइमरी लेवल पर, ठीक है। ये एम करता है टू इंश्योर दैट एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विस। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, बहुत सारे एरिया ऐसे, अपनी ही कंट्री में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज इक्वली अवेलेबल नहीं है या काफी एडवांस अवेलेबल नहीं है, लोग को अभी भी सफर करना पड़ता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि एक एम बनाया था कि हर पर्सन के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हो कि वो अपने आप को ट्रीट करवा पाए, अपने आप को हेल्थ अपनी अपनी अच्छी रख पाए, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो या फिर इमोशनल हो, ठीक है। तो इक्वल हेल्थ केयर उनको मिल पाए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। जैसे हमने बात करी, इसका ऑब्जेक्टिव मेन जो फोकस है वो प्राइमरी हेल्थ केयर पर है, ठीक है। सेकंड है इसेंशियल ड्रग एंड वैक्सीन। तो जो आपकी बहुत इसेंशियल है, वो जो बहुत जरूरी है, जो ड्रग्स हैं जो पर्सन को चाहिए ही रहती हैं, ठीक है, बेसिक ड्रग्स जो होती है नॉर्मली, वो कम से कम लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। वैक्सीन जो होंगी, जैसे आपके ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन हो गई, आपकी हेपेटाइटिस की वैक्सीन हो गई, जो कॉमन वैक्सीन हो गई, वो सबको मिले, टाइमली मिले, ठीक है। फिर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड अवेयरनेस, मतलब जो भी डिजीज कंडीशन है उसके लिए नेशनल प्रोग्राम्स हो, ठीक है, कम्युनिटी बेसिस पर या फिर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल बेसिस पर, ठीक है। उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो, मतलब लोगों को जागरूकता बताई जाए, इन डिजीज कंडीशन कैसे बचे या फिर अगर हो गया है तो कैसे ट्रीट करा सकते हैं, ठीक है। देन मैटरनल हेल्थ चाइल्ड सर्विसेज, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत मेजरली हमें देखने को मिलता है कि मदर्स एंड जब मीन जो मदर एंड चाइल्ड के बीच में जो बहुत सारी डिजीज कंडीशन है उसकी वजह से मदर्स और बच्चे की, बच्चा दोनों की डेथ होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए इनका मेन फोकस मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड पर भी है। देन आपका आता है इंप्रूविंग सैनिटेशन। ऑफ कोर्स अगर सैनिटेशन अच्छा होगा तो डिजीज कंडीशन के चांसेस कम हो जाएंगे। देन न्यूट्रिशन, ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन भी बहुत रोल करता है, जैसे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है, तो इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपको डिजीज कंडीशन होने के चांसेस बहुत कम हो गए। देन सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ऑफ कोर्स अगर आपका पानी पीने का सही नहीं है तो उससे आपको बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं या बहुत सारी डिजीज कंडीशन हो सकती है। तो इनका मेन फोकस सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, जो एक बेसिक लेवल पर है, जो लगता है ना प्राइमरी लेवल पर है। देन आपका आता है मेजरली जो फोकस है वो हेल्थ केयर वर्कर्स में है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड में जो जिनको डिजीज कंडीशन है, जो पेशेंट्स हैं, वो तो सफर कर ही रहे हैं, उनकी वजह से जो ट्रांसमिशन हो रहा है डिजीज का, इन्फेक्शन का, जो काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, नर्सेज, आपके हेल्थ केयर वर्कर्स, बाकी के, ठीक है, प्रोवाइडर्स जितने भी हो गए, केयर गिवर्स हो गए, उनमें भी ये रेट देखने को मिला है कि ज्यादा हो रहा है। उनको कहाँ से हो रहा है? वो अपने सराउंडिंग में तो ठीक है, लेकिन वो पेशेंट को ट्रीट करते वक्त उस चीज को क्या बोलते हैं, गेन कर रहे हैं, ट्रांसमिशन इन्फेक्शन को गेन कर रहे हैं। इस वजह से उनके ऊपर भी फोकस डाला गया ताकि वो ट्रांसमिशन को रोकें, खुद को भी सेफ रखें, क्योंकि जब तक हेल्थ केयर प्रोवाइडर सेफ नहीं रहेंगे तो पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। उनकी अगर डिफिशियंसी होगी तो ऑफकोर्स पेशेंट भी सही नहीं हो पाएंगे। तो मेजरली इनका फोकस प्राइमरी लेवल पे है, आप याद कर लीजिए, ठीक है। दूसरा है मेजरली इनका हेल्थ केयर वर्कर्स पर। फिर जो बेसिक फैसिलिटीज है, लाइक आपका ड्रग हो गया, वैक्सीन हो गया, प्रॉपर फूड हो गया, मीन्स न्यूट्रिशन, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये इस हेल्थ फॉर ऑल कॉन्सेप्ट का बेसिक गोल है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है हमारा लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन मीन्स लाइक कि आप कह सकते हो किसी भी डिजीज कंडीशन को, इलनेस कंडीशन को आप कैसे प्रिवेंट करोगे या आप कैसे उससे बचोगे, कैसे उसको आप अपने आप को अफेक्ट नहीं होने दोगे, ठीक है। प्रिवेंशन ये होता है किसी भी डिजीज कंडीशन से बचना इज प्रिवेंशन, ठीक है। तो उसके भी अलग अलग लेवल होते हैं कि कितने लेवल्स में हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको डिजीज कंडीशन होगी तो आप अपने आप को प्रिवेंट करोगे कि अब आगे वो और सीवियर कंडीशन तरफ, मतलब सीवियरिटी की तरफ ना जाए, या फिर आप कह सकते हो आपको हुई ही नहीं है तो आपको ना हो पाए, उस लेवल पे आप क्या करोगे, ठीक है। तो प्रिवेंशन के जो मेजर 4 लेवल होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे, जो कि कह सकते हो आप वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट बेसिस पर है। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन में 4 लेवल्स हैं। पहला है आपके पास प्रीमोडियल, सेकंड है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हमारे पास कितने लेवल्स हैं? 4 लेवल्स, प्राइमोडियल, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइमोडियल लेवल की बात करें। अगर प्राइमोडियल लेवल क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कैसे खुद को हम बचा सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिससे हम बच सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे प्राइमोडियल लेवल के अंदर। तो प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है वो एक्चुअल में एकदम
बेसिक लेवल होता है जहां पे आप खुद को कोई भी डिजीज कंडीशन, इलनेस कंडीशन से बचाते हो, ठीक है, वो मेथड्स वो बताता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है वर्क टू रिड्यूस और टर्मिनेट रिस्क फैक्टर्स ऑफ इलनेस कंडीशन। मतलब जो रिस्क फैक्टर है, मतलब इलनेस भी नहीं, उसके जो रिस्क फैक्टर है, लाइक अगर आप स्मोकिंग करोगे, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपको पता है कहीं ना कहीं आपको रिस्पायरेटरी डिजीज हो सकती है, तो स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है, तो आप स्मोकिंग को ही टर्मिनेट कर दो, ठीक है, स्मोकिंग को आप बंद कर दोगे तो आपको रेस्पिरेटरी कंडीशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो आप क्या करोगे, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो ऑफकोर्स आपको नॉर्मल पहले डिजीज कंडीशंस होंगी, इलनेस होगी, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे सिवियरिटी होगी। तो आज आपको पता है कि आपकी इम्यूनिटी सही नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अच्छे से न्यूट्रिशन लो, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो, ताकि आपको वहां पे कोई भी आगे कंडीशन फ्यूचर में ना हो, कोई भी ऐसी इलनेस या डिजीज कंडीशन ना हो। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी इम्यूनिटी को, मतलब आप बेसिक लेवल पे क्या कर रहे हो ताकि आप अपने हेल्थ को अच्छे से पॉजिटिव वे में मेंटेन कर पाओ, ठीक है। तो ये होता है प्राइमोडियल लेवल में, मतलब आप बेसिक लेवल पे ऐसा क्या करोगे ताकि आपकी हेल्थ मेंटेन रहे और आपको कोई डिजीज कंडीशन, इलनेस कंडीशन ना हो। सेकेंड है इसका बिगिन विद चेंज इन सोशल एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स एंड कंडीशन। मतलब ये कैसे शुरू होता है, जब आप अपने पास अपने से चेंज लाना शुरू करते हो, अपने सराउंडिंग में चेंज लाते हो, अपने एनवायरमेंट में चेंज लाते हो, अपने सोशल गैदरिंग या सोशल सराउंडिंग में चेंज लाते हो, तब ये शुरू होता है। अगर जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि आपकी इम्यूनिटी सही नहीं, तो आप क्या करोगे, अपने में चेंजेस लाओगे कि हमें न्यूट्रिशन अच्छा लेना है, हमें अपनी इम्यूनिटी सही करनी है, तब हम अच्छे से किसी भी डिजीज कंडीशन से फाइट कर सकते हैं। आप प्रॉपर वैक्सीन अगर आप यूज करोगे, मीन्स आप अपने वैक्सीन टाइम में लगवा लोगे सारी चीजें, तो आपके डिजीज कंडीशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप बेसिक लेवल पे अपने पास, अपने सराउंडिंग, अपने एनवायरमेंट में चेंज लाते हो, तो वो चेंजेस क्या करते हैं, वो डिजीज या इलनेस कंडीशन के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर देते हैं। इसका एम क्या है, इसका जो प्रिमोडियल लेवल पे एम है कि वो जो होता है ना, जो इलनेस या डिजीज कंडीशन की होता है ना, बहुत ससेप्टेबल होते हैं, जिनको बहुत इजीली हो सकता है, उस पर एम करता है, उस पर फोकस करता है। तो वो कौन कौन से होते हैं, हाई रिस्क जैसे चिल्ड्रन होते हैं, जैसे कुछ बच्चे जैसे प्री मेच्योर बर्थ बेबीज होते हैं जिनका 7 महीने पे बर्थ हो जाता है, ठीक है, प्री मेच्योर है बेबीज है, और ऐसी बेबीज है जिनको पहले से थोड़ी बहुत हो सकता है कि कोई डिजीज कंडीशन की वजह से वो कंजेनाइटल डिजीज होती है, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज की कंडीशन है, ठीक है। तो वो बच्चे जो होता है ना, बर्थ से इनकी इम्यूनिटी नहीं अच्छी है, या नॉर्मल बच्चे भी जो आप देखते हो उनकी भी इम्यूनिटी उतनी तुरंत डेवलप नहीं हो पाती है। होता है ना, कुछ बच्चे मदर ब्रेस्ट मिल्क का जो होता है उनकी फीडिंग नहीं हो पाती, बहुत सारे बच्चे को नहीं हो पाता है कि हो सकता है मदर की डेथ हो गई हो या और अदर कंडीशन हो मदर की तरफ से, तो नहीं हो पाता, तो वहां पे उनको कोलेस्ट्रम नहीं मिलता है। तो कोलेस्ट्रम से क्या होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। अगर उनको वो नहीं मिली तो ऑफकोर्स वहां पे एक फैक्टर बढ़ गया कि उनको डिजीज कंडीशन हो सकती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी नहीं रेडी है। तो ये सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको हाई रिस्क है इलनेस या डिजीज कंडीशन को होने के, तो इन पर इस लेवल का फोकस होता है। देन होता है एडोलेसेंट एंड यंग अडल्ट, ऑफ कोर्स जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, वही बच्चे जैसे बड़े हो रहे हैं, इनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, उनको कंडीशन होने के चांसेस है, कोई जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी है, तो इनको भी इनका भी होता है ना कि एक रिस्क होता है कि इनको डिजीज या फिर इलनेस हो सकता है। देन वनरेबल पर्सन होते हैं जो जिनकी ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनकी वजह से उनको डिजीज या इलनेस हो सकती है, जैसे ओल्ड एज ऑफ कोर्स, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अब धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है या फिर खत्म हो रही है। देन प्रेग्नेंट वुमेन्स, ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट वुमेन बहुत होता है ना कि सब्सेप्टेबल होती हैं इलनेस और डिजीज के लिए, ठीक है, उनकी इम्यूनिटी उस वक्त शायद इतनी वर्क नहीं करती, या मदर और फीटस दोनों को भी ये अगर इलनेस कंडीशन हो ये इनको फेस करना पड़ता है, तो ये वहाँ प्रेग्नेंट वुमेन भी इस चीज के लिए सब्सेप्टेबल होती हैं। देन हैंडीकैप पीपल, ऑफ कोर्स जैसे हैंडीकैप पीपल हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में कि अगर वो केपेबल नहीं अपनी हाइजीन को मेंटेन करने में या अपनी केयर करने में, तो ऑफ कोर्स उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां से उनको भी डिजीज या इलनेस कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो इस लेवल है, जो ये लेवल है, उसका जो मेन फोकस होता है वो वनरेबल ग्रुप, ठीक है, बच्चे और यंग अडल्ट जो अभी शायद इतने मेच्योर इनफ नहीं कि वो इलनेस और डिजीज से लड़ पाए, उस पे रहता है, ताकि वो बेसिक लेवल से ही अपने आप को हेल्दी रखें और डिजीज या इलनेस कंडीशन से बच के रहें, ठीक है। तो इसका गोल क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन। सबसे पहला गोल है इसका हेल्थ एजुकेशन, मतलब जो भी इलनेस कंडीशन है, जो भी डिजीज कंडीशन है या हो सकती है, या उसके ट्रीटमेंट का या फिर उसका बेसिक लेवल प्रिवेंशन का, आपका वैक्सीन हो गया, ठीक है, ड्रग डोजेस हो गए,
तो ये सारी चीजें हो गई कि उनको इस चीज के बारे में एजुकेट करना। आप एजुकेट करोगे तब वो उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे और तब अपने आप को सेफ रख पाएंगे। ठीक है। देन होता है एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, जैसे अपने एनवायरमेंट में चेंजेस लाओ, हाइजीन मेंटेन करो। ठीक है। अपने खान पान में चेंजेस लाओ, अपने अपने सराउंडिंग में चेंजेस लाइए। ठीक है। आप बहुत लोग होते हैं कि अपने एनवायरमेंट जैसे होता है ना उसको फेस कर रहे हैं, लाइक बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहे हैं। तो इन सब चीजों को जब वो चेंज करेंगे तब वो अच्छे से इलनेस कंडीशन या डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट कर पाएंगे। देन न्यूट्रिशन, ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन का बहुत मेजर रोल होता है इम्यूनिटी डेवलपमेंट में। ठीक है। आपका न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और आपको डिजीज और इलनेस कंडीशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। देन फिजिकल एक्टिवनेस, ऑफ कोर्स जैसे हमने बात की सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो लेजीनेस होती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बहुत लोग फेस करते हैं कि उनको डिजीज या इलनेस कंडीशन होने के चांसेस हो जाए, या फिर जो अदर कंडीशन है जो बॉडी सिस्टम में हो सकते हैं, सीवीएस जो होते हैं, मींस लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर्स या डिजीज कंडीशन वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। देन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज, लाइक ऑफ कोर्स अल्कोहल, स्मोकिंग, ठीक है, अदर ड्रग्स का जो अब्यूज है वो बहुत ज्यादा है इंडिया में। तो उस चीज को, लाइक तंबाकू हो गया, लोग एवं ही खाते रहते हैं, तो उस चीज का जब आप सेवन कम करेंगे तो ऑफकोर्स आपको डिजीज या इलनेस कंडीशन होने के चांसेस भी कम रहेंगे। देन अकम्प्लिश बेसिक नीड, अकम्प्लिश बेसिक नीड मतलब उनकी जो बेसिक नीड है वो अगर आप प्रॉपरली अकम्प्लिश करोगे, कंप्लीट करोगे, ठीक है, उनको प्रोवाइड करोगे, तो हो सकता है उनको भी ये चीजें या फिर कोई भी इलनेस या डिजीज कंडीशन होने के चांसेस कम हो जाए। उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, जैसे उनका प्रॉपर कह सकते हो ना टाइमली उनका न्यूट्रिशन है, ठीक है, उनका टाइमली फिजिकल हेल्थ है, ठीक है, उनका कोई भी अगर ड्रग है लाइक वैक्सीन हो गया, ठीक है, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, ये सारी चीजें अगर आप टाइमली करोगे, उनकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, तो वो हेल्दी रह सकते हैं और अपने आप को डिजीज या इलनेस से बचा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइमरी लेवल की। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट लेवल जिसमें हमने बात करी थी प्राइमरी लेवल की, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्राइमरी लेवल, अब जैसे प्री मॉड्यूल में हमने पढ़ा था एकदम बेसिक लेवल, मतलब जो चीजें हम खुद से कर सकते हैं। और प्राइमरी लेवल है कि लाइक अगर हमें लगता है हमें कि चांसेस हैं डिजीज कंडीशन के होने के, या हमें हो सकती है, लाइक आपको पता है कि आपकी सोसाइटी में, आपकी कम्युनिटी में मच्छर बहुत ज्यादा हो गए, तो आपको पता है कि आपको डिजीज कंडीशन हो सकती है, लाइक मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, आपको पता है, तो आप वहां पे क्या स्टेप लोगे, वो आता है आपका प्राइमरी लेवल। ठीक है। तो प्राइमरी लेवल में हम बात करते हैं एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज टू रिमूव डिजीज पॉसिबिलिटी, मतलब आप कौन कौन से ऐसे एक्शन ले रहे हो जो डिजीज होने के पहले या फिर डिजीज की पॉसिबिलिटी कम कर दे, ऐसे कौन से एक्शंस हैं, वो होते हैं प्राइमरी लेवल एक्शन। ठीक है। तो इसका मेन एम होता है हेल्थ प्रमोशन, मतलब अपनी हेल्थ को सही करना, फिर बाकियों को भी प्रमोट करना कि भाई आप भी हेल्दी रहो। ठीक है। आप ऐसे अपने मेथड्स रखो, अपने ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस करो ताकि आप भी हेल्दी रहो। एंड देन आता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, आप क्या कर रहे हो, मतलब अपनी हेल्थ को लेकर आप ऐसे क्या चेंजेस कर रहे हो, ऐसे कौन से मेथड्स का यूज कर रहे हो कि आप उस चीज से बच रहे हो, मतलब वो डिजीज आपको दिख रही है कि आपके सराउंडिंग में है, लेकिन आप उससे कैसे बच रहे हो, वो होता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है। तो इसमें दो आता है आपका, वो होता है हेल्थ प्रमोशन, एंड नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, मतलब आप पहली चीज तो कैसे खुद को प्रोटेक्ट करोगे, जो आपका स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, और दूसरा है कि आप लाइक खुद तो बच रहे हो, दूसरों को कैसे बताओगे कि वो भी उस चीज से बच सकें, वो दो मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। तो पहला कंपोनेंट अगर हम बात करें हेल्थ प्रमोशन की, ठीक है, तो हेल्थ प्रमोशन में आप क्या समझते हो कि कैसे बताओगे कि कैसे लोग आसपास की बीमारियों से, इलनेस कंडीशन से बच सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे बताया मलेरिया, डेंगू, आपको समझ में आ रहा है कम्युनिटी में फैला हुआ, तो कैसे कर सकते हो, आप कैसे बताओगे कि हाँ आप ऑल आउट यूज करें, जो मॉस्किटो नेट है उसका यूज करें, पानी इकट्ठा ना होने दें, ठीक है, ये सारी चीजें आप उनको एक्सप्लेन करोगे, तो वो एक एक्ट है हेल्थ प्रमोशन का, जो किसमें आता है प्राइमरी लेवल में। हेल्थ प्रमोशन में क्या क्या चीजें होती है उसको डिस्कस करते हैं। इंक्रीज कंट्रोल ओवर फैक्टर्स ऑफ इलनेस एंड इंप्रूव हेल्थ, मतलब जो भी फैक्टर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल पाना। कंट्रोल कैसे पाएंगे, जैसे एग्जांपल डेंगू मलेरिया की बात करी थी, तो उन पर कंट्रोल कैसे पाएंगे, हम मॉस्किटो नेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो पानी इकट्ठा है उसको हटा रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर ऑल आउट या फिर जो भी उसके अगेंस्ट जो चीजें वर्क करती हैं, ठीक है, जो सब्सटेंस होते हैं उनको यूज कर रहे हैं,
ठीक है। प्रॉपर क्या बोलते हैं, आप टाइमली चेकअप करा, अगर नॉर्मली बुखार है ये सारी चीजें तो आप प्रॉपरली चेकअप करा लो कि हाँ डेंगू मलेरिया इन सब की चीजें हो तो नहीं रही है, ठीक है। या जो जिनको हो चुकी हैं उनकी प्रॉपर केयर आप कर रहे हो, वो आता है हेल्थ प्रमोशन में। मतलब जो फैक्टर्स हैं उनको ही खत्म करना जिसकी वजह से डिजीज हो सकती है, जो मतलब डिजीज पॉसिबिलिटी है उस फैक्टर को ही खत्म करना, तब आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। अपने न्यूट्रिशन को आप अच्छा कर सकते हो। ये सारी चीजें कैसे कर सकते हो, हेल्थ एजुकेशन देके। मतलब आप लोगों को समझा सकते हो कि देखो अगर आपके सराउंडिंग में ऐसा कुछ है तो आप ये चीजें करिए और आप सही रहोगे या फिर आपको ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है। देन एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, जैसे हमने बात करी कि आप अपने एरिया को साफ रखोगे, ठीक है। वहां के जो भी पानी वगैरह जो इकट्ठा हुए तो उसको हटाओगे, जहां से मच्छर आ रहे हैं जो आपको पता है, लाइक आपके सराउंडिंग में कहीं कूड़ा कचरा है, कहीं कोई पानी का ऐसा सोर्स है जो गंदा है जहां से मच्छर पनप रहे हैं, तो ये सारी चीजों को क्लीन करोगे तो ये आप क्या कर रहे हो, अपने एनवायरमेंटल की चीजों को क्या कर रहे हो, चेंजेस में ला रहे हो ताकि वो चीजें खत्म हो, फैक्टर खत्म हो। देन लाइफस्टाइल चेंजेस में आप क्या कर रहे हो, आप न्यूट्रिशन अच्छी कर रहे हो, ठीक है। आप फिजिकल हेल्थ वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइजेस कर रहे हो, ठीक है। प्रॉपर मॉस्किटो नेट यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें आप कर रहे हो जो आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला रहे हो, ठीक है। ऑल आउट लगा के सो रहे हो, तो ये सारी चीजें आपकी लाइफस्टाइल के अंदर ही आती हैं। देन न्यूट्रिशन, मतलब आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करो ताकि आपको वो डिजीज कंडीशन ना हो कि जैसे अगर लाइक आपको मच्छर काटता भी है तो आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि बॉडी रिस्पॉन्स आप कर रही है और उस चीजों को वो वहीं पे खत्म कर रही है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन वो सारी चीजें फुलफिल कर सकती है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपका न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो आप इन चीजों से लड़ लोगे। तो ये आता है आपका हेल्थ प्रमोशन में। नेक्स्ट हम बात करें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब वैसे क्या स्पेसिफिकली चीजें कर सकते हो जो आप डिजीज कंडीशन से बच सकते हो। तो पहला जो वो है पार्ट है वो है इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन। आपको पता है कि कोई डिजीज कंडीशन होने के चांसेस होते हैं, लाइक फॉर एन एग्जांपल पोलियो। आपको बच्चों में पोलियो की टीकाकरण जो होती है वो बचपन में लगती है, ठीक है। तो अगर आप नहीं लगवा पा रहे हो या फिर जो नहीं लगवा पाते उनको पता है कि चांसेस है उसको होने के, लेकिन जिनको पहले से अवेयरनेस होती है, जिनको पहले से पता है, लाइक हमने हेल्थ एजुकेशन दी है, उनको पता है, तो जब आगे फ्यूचर में जब उनके बाकी के बच्चे होंगे या उसके सराउंडिंग में कोई छोटा बच्चा होगा तो उसको वो पोलियो वैक्सीनेशन कराएंगे ताकि उसको कभी वो डिजीज कंडीशन अराइज ना हो। तो मतलब वो प्राइमरी लेवल पे वर्क कर रहे हैं। देन कीमोप्रोफाइलेक्सिस। कीमोप्रोफाइलेक्सिस मतलब होता है मेडिकेशंस या ड्रग या फिर क्या बोलते हैं ना, ड्रग का ट्रीटमेंट यूज करके आप किसी भी चीज को टर्मिनेट कर सको, किसी भी इलनेस को, किसी भी डिजीज कंडीशन को खत्म कर सको। लाइक अगर आपको दिख रहा है कि मलेरिया सराउंडिंग में है और आपको नॉर्मली बुखार आ गया है, लेकिन आपको सस्पेक्ट है कि हमें शायद मलेरिया या डेंगू हो चुका है, तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे, नहीं निकला, फिर भी आप नॉर्मल जो बुखार हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक ड्रग लोगे या फिर आप कोई मेडिसिन लोगे, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाओगे, ठीक है। तो उसको कहते हैं कीमोप्रोफाइलेक्सिस। मतलब आप एक ड्रग की रिजीम तैयार करोगे ताकि आप उन चीजों से बच सको, या फिर आप कह सकते हो उस चीज को वहीं पे खत्म कर सको जो वो बेसिक लेवल पर है, आप उसको सीवियर नहीं होने देना, ठीक है। देन आता है आपका सफिशिएंट सप्लीमेंट्स। मतलब इसके अंदर आता है कि लोगों तक सफिशिएंट सप्लीमेंट पहुंचे। जैसे लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि उनका न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो उनको प्रॉपरली या फिर कह सकते हो उनके जितना उनको नीड है, उनकी जितनी नीड है बॉडी के हिसाब से उनकी उतनी सप्लीमेंट उनको पहुंचाई जाए। फॉर एग्जांपल जैसे प्रेगनेंसी में होता है उनको अलग से आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती हैं, जबकि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रही है। हर घर में जो गर्भवती महिला उसका अच्छे से देखभाल रखा जाता है, फिर भी उसको आयरन एंड फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट देती है। क्यों? क्योंकि वो एडिशनली चाहिए होता है। फीटस क्या करता है, मदर से ही अब्सॉर्ब करता है न्यूट्रिशन, तो वहां पे उसको एडिशनली सप्लीमेंट की जरूरत होती है। तो ये मेनली फोकस करता है प्रेग्नेंट वुमेन पे, सप्लीमेंट्स की बात करें, और बच्चों में ताकि वो ग्रोथ अच्छी हो। बच्चों में भी कुछ सप्लीमेंट होते हैं जैसे लाइक कैल्शियम हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें होती है ना, तो उनको उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो जो रिक्वायर्ड सप्लीमेंट है, इसेंशियल सप्लीमेंट है, उस चीज को प्रोवाइड करना। देन ड्रग सेफ्टी, ऑफ कोर्स इस चीज में ड्रग सेफ्टी इसलिए है अगर आप बेसिक लेवल पे ही काम कर रहे हो, आप कीमोप्रोफाइलेक्सिस, वैक्सीनेशन इन सब में जा भी रहे हो, अगर उस जो आप ड्रग यूज कर रहे हो, जो आप ड्रग एडमिनिस्टर करवा रहे हो, ठीक है, अगर वो सेफ नहीं है, लाइक बहुत जगह ऐसा कभी आपने न्यूज में सुना होगा कि एक्सपायरी ड्रग्स दे दी गई हैं, ठीक है, एक्सपायरी ड्रग्स एडमिनिस्टर कर दी गई है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं। वो बेचारा बचने गया था, उल्टा उसको और दिक्कत हो गई है, तो क्या होगा। तो इसी चीज की जब जो ड्रग सेफ्टी होती है ना, अगर आप
कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करा रहे हो, अगर वो ड्रग सेफ्टी के अंडर में है तो ऑफकोर्स आपको सही और क्या बोलते हैं ना, प्रॉपर एफिशिएंट ड्रग आपको मिलेगी। ठीक है, ड्रग सेफ्टी का काम होता है जो जिसके अंडर में वो ड्रग्स चलती है, लाइक गवर्नमेंट हो गया, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप गए हो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ड्रग सेफ्टी को चेक करे। ठीक है, देन कंट्रोल ऑफ हजार्ड्स, ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे हजार्ड्स हैं जिसकी वजह से लाइक कुछ भी नहीं है, कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, लेकिन हजार्ड्स की वजह से पेशेंट क्या बोलते हैं अराइज हो रहा है, मतलब पब्लिक परेशान हो रही है और वो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा फेस कर रही है। हजार्ड जैसे फिजिकल हजार्ड्स हो गए। ठीक है, कभी कभी आप नॉर्मली बात कर लो पहले डिजास्टर्स की, हजार्ड्स में आप बाद में बात करी नॉर्मली डिजास्टर की। कोई डिजीज कंडीशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक डिजास्टर, मान लीजिए एक अर्थक्वेक, एक फ्लड, उसकी वजह से कितना सारा चीजें रेडी हो जाता है डिजीज के लिए। आप फ्लड में देखो ये डायरिया, डेंगू, कॉलेरा, ये सब बढ़ जाते हैं, इनके चांसेस बहुत इंक्रीज होते हैं जो पर्सन को हो सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आप हजार्ड्स की बात करो, फिजिकल हजार्ड्स हो गए। ठीक है, फिजिकल हजार्ड्स में कहीं आग लग गई, ठीक है, कहीं कुछ हो गया, कोई बिल्डिंग गिर जाती है, वर्कर्स में ये सब हमें देखने को मिलता है, वर्कर्स को चोट लग गई, ये सारी चीजें। तो इन सब चीजों का कंट्रोल पाना क्या करेगा, आपकी हेल्थ को ही प्रमोट करेगा। अगर आप इन सब चीजों पे कंट्रोल पाओगे, इन सारी चीजों का एक होता है ना कि प्रॉपर एक मेथड होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है ताकि आप इन चीजों को कंट्रोल कर पाओ। और जैसे आप इन चीजों को कंट्रोल करोगे तो आपको इलनेस और डिजीज कंडीशन के अलावा जो भी अलग चीजें होती हैं, इंजरीज हो गई, ये सारी चीजें हो गई, वो सारी चीजें होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देन डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शनिंग में क्या होता है, लाइक आप जो भी चीजें यूज करो, लाइक आप फूड हो गया, पानी हो गया, जो नॉर्मली बेसिक चीजें डेली बेसिक में आप यूज करते हो, ठीक है, प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये सारी चीजें हाइजीन हो। ठीक है, हाइजीन में रहेंगे, लाइक अगर आप पीने का पानी यूज करो डिसइंफेक्टेड नहीं है, वो साफ नहीं है, तो ऑफकोर्स उस पानी की वजह से आप धीरे, उस समय तो आपको नहीं समझ में आएगा, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको कंडीशन अराइज कराएगी, लाइक आपके जैसे टाइफाइड होता है वाटर की वजह से। ठीक है, आप खाना जो लाइक आप कंज्यूम कर रहे हो, आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब कर रहे हो, आप धुल के नहीं खा रहे हो, तो ये सब क्या प्राइमरी लेवल पर ही है चीजें जो आपको करनी होती है। लाइक आप वेजिटेबल्स ला रहे हो, फ्रूट्स ला रहे हो, सब धुल के खाओ, ताकि उसके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स से डाले जाते हैं, केमिकल्स डालते हैं, वो सब निकल जाए, ताकि आपको कोई आगे चल कोई प्रॉब्लम ना हो उनकी वजह से। कोई बहुत सारे उसमें इन्फेक्शन होते हुए बैक्टीरियल क्या होता है ग्रोथ होती है, तो उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये ऑल ओवर चीजें क्या आती है, हेल्थ प्रमोशन, मतलब आप कैसे प्रमोट करोगे कि दूसरों को आप समझाओगे कि कैसे वो अपनी हेल्थ को सही रख सकते हैं। एंड फर्स्टली आप खुद के लिए क्या कर सकते हो, जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का काम कर सकते हो, कि इम्यूनाइज हो रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, प्रॉपर कोई भी चीज है उसके बारे में अवेयर हो, फिर दूसरों को कर रहे हो, ये सारी चीजें आती हैं आपके प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी लेवल। ओके, तो नेक्स्ट लेवल की हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट लेवल है सेकेंडरी, जो कि थर्ड लेवल है। ठीक है, तो थर्ड लेवल पे हमारा आता है सेकेंडरी। पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रिमोडियल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी पढ़ेंगे। प्रिमोडियल में एकदम बेसिक पे, मतलब आप क्या कर सकते हो कि कुछ हो ही ना, या कोई चांस ही ना बने कि डिजीज अराइज हो। फिर अगर डिजीज अराइज हो रही तो आप ऐसा क्या कर रहे हो प्राइमरी में कि आपको ना हो, या फिर दूसरों को आप कैसे हेल्प कर रहे हो कि दूसरों को भी ना हो, वो डिजीज खत्म हो सके। फिर सेकेंडरी पे आता है कि अगर डिजीज हो गई है, ठीक है, या फिर कोई इलनेस कंडीशन अराइज हो गई है, तो आप क्या क्या स्टेप्स लोगे, क्या क्या एक्शंस करोगे ताकि वो डिजीज वहीं पे रुक जाए, उसकी जो क्या बोलते हैं ना, उसकी जो सीवियरिटी है वो आगे ना बढ़े, वो इतना सीवियर ना हो कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए, या फिर पेशेंट को बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स में इन्वॉल्व होना पड़े, या फिर बहुत होता है कि अगर कुछ लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते, सीवियर हो जाती है तो डेथ भी हो सकती है। तो आप ऐसा क्या कर रहे हो कि डिजीज को या इलनेस को वहीं पे रोक दो, ठीक है, उसको आगे मत बढ़ने दो, उसको वहीं पे खत्म कर दो। तो ये आता है आपके सेकेंडरी लेवल में। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या है, इंटरप्रेट्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, मतलब पहली चीज तो आप डिजीज पता कर रहे हो, फिर उसकी कितनी प्रोग्रेस हो रही है। लाइक आप नॉर्मली आपको बुखार हो रहा है, आप एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 हफ्ते हुआ, तो आप क्या किए कि हाँ इन्फेक्शन से होगा, आपने दवा ली, ठीक है, ठीक हो गया, फिर हो रहा है, तब आप क्या करोगे, आप उस चीज को जाके टेस्ट कराओगे तो आपको पता चलेगा कि ओहो आपको शायद टाइफाइड हो गया है। ठीक है, आपके वाटर की वजह से हो जाता है वाटर इन्फेक्शन, तो आपको टाइफाइड हो चुका है। तो अब क्या आप करोगे, ठीक है, तो या तो आप 2 ऑप्शन होते हैं, जो 2 ऑप्शन होते हैं जो पर्सन चूज करता है। पहला छोड़ देता है कि हाँ बुखार है, फिर दवा खाए, बुखार से हो गया, फिर ठीक हो जाएगा, फिर कुछ समय बाद बुखार आएगा, फिर दवा खाएंगे, तो वैसे, लेकिन वो क्या होगा, डिजीज आगे बढ़ेगी। दूसरे होते हैं जो उसको जड़ से खत्म करते हैं। तो सेकेंडरी लेवल होता है कि जड़ से उसको वहीं पे खत्म करो जितना वो बढ़ा हुआ है। ठीक है,
तो पहली चीज तो डिजीज पहचानना है और उसके बाद उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितना वो बढ़ चुका है आगे, एंड देन उसकी स्टेजेस, मतलब कितने स्टेज पर है। हर डिजीज के ऑलमोस्ट 2 3 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो उसकी स्टेज मतलब किस स्टेज पे पहुंच चुका है उसको सब देखना है हमें, एंड देन उसको फिर आगे प्रिवेंट करना है फर्दर कॉम्प्लिकेशन, मतलब उसको आगे बढ़ने से रोकना है। वो कौन कौन से स्टेप्स है, ऑफ कोर्स आप चेक कराओगे, उसकी ट्रीटमेंट लोगे और ट्रीटमेंट के बाद वो सही हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो ऐसे प्रिवेंशन मेथड्स करोगे कि बाकी को भी वो ना फैले। लाइक अगर कम्युनिकेबल है, मतलब आप कह सकते हो कि आपके जरिए किसी और को भी हो सकता है, तो आप प्रिवेंट करोगे ताकि दूसरों को भी ना फैले, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या करोगे, सबसे पहले है ये अच्छा वर्क करता है पीरियोडिक एग्जामिनेशन पे। ये लेवल पीरियोडिक एग्जामिनेशन लाइक आपने कहीं देखा होगा, नॉर्मली आप जितने कम्युनिटी लेवल पे कुछ आते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन से लोग, एनजीओ से लोग आते हैं जो आपका कभी कभी महीने में, साल में एक बार आपकी बीपी चेक करते हैं, आपका शुगर टेस्ट करते हैं, ब्लड शुगर, ठीक है, आपका यूरिन सैंपल लेके जाते हैं। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं जो करते हैं ये सब। तो वो क्यों करते हैं, ताकि आपका टाइमली, या कहते हैं ना जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है, अच्छे इंस्टीट्यूट में जो वर्कर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज का हेल्थ चेकअप होता है, एनुअल हेल्थ चेकअप। वो इसीलिए करते हैं कि साल में आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, आपको कोई कंडीशन तो नहीं है, अगर है तो वो अभी पकड़ में आ जाए और अभी उसको तुरंत हम ट्रीट कर दे, इसीलिए ये कराया जाता है। और ये आता है सेकेंडरी लेवल में, ठीक है। तो सेकेंडरी लेवल में क्या होता है, डायग्नोस करना, मतलब उसको पकड़ना, डिटेक्ट करना और फिर उसको ट्रीट करना। तो ये मेजरली कहाँ होता है, पीरियोडिक एग्जामिनेशन पे वर्क करना है, मतलब आप टाइमली एग्जामिन करते रहिए। एंड देन पीपल हु आर एट हाई रिस्क, किन पे हम ज्यादा कर सकते हैं, जो हाई रिस्क में है, जैसे बच्चे, ओल्ड एज पीपल्स, ठीक है, जो बुजुर्ग लोग हैं, देन प्रेग्नेंट वुमेन्स या जो विमेन्स जिनको गायनिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो विमेन्स रिलेटेड डिजीज कंडीशंस हैं। देन अदर फिर आते हैं आपके जो वनरेबल ग्रुप में हैंडीकैप पर्सन हो गए, जिनको बीमारी है, जो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हो गए, पर्सन हो गए, ठीक है, जिनको HIV, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस ये सब हो रखा होता है, तो उनकी इम्यूनिटी ऑफ कोर्स पहले से लो होती है, ये सारे पर्सन हो गए। एंड देन अदर जो पीपल हो गए, जो जिनको लगता है कि हाँ वो रिस्क पर हैं, जो जिनके लाइक होता है ना फैमिली में अबनॉर्मेलिटी चल रही है या रिस्क पर हैं, जिनको पहले से ही कोई बीमारी हो रखी हो, हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है, या फिर डायबिटीज हो सकती है, ये सारी चीजें होती है ना जो पहले से हो रखी है, तो उनको ये रिस्क बढ़ जाता है। तो उनको क्या करना है, अपना टाइमली चेकअप कराते रहना है, पीरियोडिक एग्जामिनेशन कराते रहना है, ताकि अगर कुछ हो तो पकड़ में आए और वो वहीं पे ट्रीट हो जाए और ताकि वो सीवियरिटी की तरफ ना जाए। देन हम बात करते हैं इसमें क्या कंपोनेंट्स है। इसका तो वही 2 ही कंपोनेंट है, डायग्नोसिस, जो मतलब अर्ली डायग्नोसिस, जो हमें पहले पकड़नी है, और अगर मिल गई है तो उसको ट्रीट करना है ताकि वो आगे कॉम्प्लेक्सिटी पे ना जाए। तो अर्ली डायग्नोसिस में क्या होता है, अर्ली डायग्नोसिस में आप पहले चेक करते हो, तो चेक कैसे करते हो, टेस्ट करते हो, स्क्रीनिंग करते हो, टेस्ट के बहुत सारे, ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, ठीक है, स्टूल टेस्ट, एग्जामिनेशन होते हैं, बहुत सारी टेस्ट होते हैं। देन स्क्रीनिंग में क्या होता है, जो एक कह सकते हो ना कि आपके सीटी स्कैन, एक्सरे, MRIs, ये सारी चीजें होती है जिसपे क्या बोलते हैं, स्क्रीन किया जाता है चीजों को, आपके बॉडी स्ट्रक्चर्स को, और पता करते हैं कि कोई अबनॉर्मलिटी अराइज तो नहीं हो रही है, ठीक है। तब डायग्नोसिस में क्या क्या आता है आपका, डिटेक्शन ऑफ डिजीज। सबसे पहले आप डिटेक्ट करो कि कोई डिजीज हो रही है या नहीं, आप उसको पहचानो। देन अगर है तो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज टू रिस्टोर हेल्थ, मतलब उस चीज को ट्रीट करो ताकि आपकी हेल्थ वापस से सही हो पाए। एंड देन उसके कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करो, मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन अराइज ना हो कि वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाए, उन चीजों को वहीं रोक दो। देन आपका आता है एडिक्वेट ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में सिर्फ यही नहीं कि दवा खाली सही हो गए, बहुत कुछ करना पड़ता है ताकि आप अपनी हेल्थ को वापस रिस्टोर कर पाओ। तो इसमें क्या क्या होता है कि अब ट्रीटमेंट एंड केयर, मतलब आपका ड्रग ट्रीटमेंट होगा और अपनी केयर करिए, सेल्फ केयर करिए, ठीक है, आप अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखिए, अपनी न्यूट्रिशन मेंटेन करके रखिए, ये सारी चीजें होती हैं। देन आपका लाइफस्टाइल चेंजेस, आप अपने लाइफस्टाइल में ऑफकोर्स कुछ ना कुछ ऐसा होगा ना तभी डिजीज कंडीशन आई है। अगर आपको डेंगू मलेरिया हो रहा है तो मतलब आपके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, हो सकता है आपके आसपास कहीं गंदगी हो, तभी मच्छर आ रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें होंगी ना, तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है अगर आपको सीवियस की डिजीज कंडीशन, मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, तो आपको हो सकता है कि आपको ज्यादा एक्टिव रहना पड़े, आपको अपना फैट कट डाउन करना पड़े, तो ये सारी चीजें होती हैं, लाइफस्टाइल में आपको चेंजेस लानी पड़ेगी, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। देन न्यूट्रिशनल चेंजेस, ऑफकोर्स अपने न्यूट्रिशन में चेंज लाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो आपको डिजीज कंडीशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, प्लस जो डिजीज कंडीशन है वो बेहतर तरीके से आपकी बॉडी खुद से ट्रीट कर पाएगी, ठीक है। तो सेकेंडरी लेवल में यही है कि आपको
डिजीज कंडीशन को डिटेक्ट करना है, डायग्नोज करना है विद स्क्रीनिंग एंड टेस्ट, एंड देन उसको ट्रीट करना है एडिक्वेट। तो नेक्स्ट लेवल की हम बात करें या फिर लास्ट लेवल जो है वो है हमारे पास टर्शरी लेवल। तो टर्शरी लेवल एक लास्ट लेवल इसलिए क्यों आ गया क्योंकि लाइक सेकेंडरी में क्या होता था कि आप डिजीज को डिटेक्ट करोगे फिर उसको ट्रीट करोगे, लेकिन इसमें क्या होता है डिजीज आपको हो चुकी है या हो सकती है आप तब उसको डिटेक्ट करो जब वो अपने काफी अच्छे खासे स्टेज पर पहुंच चुकी है, मतलब सेकेंड, थर्ड या फोर्थ लेवल पर पहुंच चुकी है। तब आप क्या चीजें करोगे कि आप उस चीज से आप अपने आप को ट्रीट कर पाओ, अपने आप को बचा पाओ, या फिर आप कह सकते हो फर्दर जो सीवियरिटी होने की चांसेस हैं या कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस आप उसको रिड्यूस कर पाओ। तो वो होते हैं टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल सेकेंडरी लेवल पे क्या होता है कि आप टाइमली जब अपना कराते हो तो अर्ली स्टेज पे अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया तो आप उसको ट्रीट करोगे और वो कैंसर वहीं पे खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आपने डिटेक्ट नहीं, कैंसर एक स्लो ग्रोइंग डिजीज कंडीशन है या फिर एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत धीरे धीरे होती है, जो लोगों को पता भी नहीं चलती है, जब एकदम लास्ट थर्ड फोर्थ स्टेज पे आती है तब लोगों को पता चलती है और ट्रीटमेंट लेते हैं। तो वो फिर वहां पे होता है ना कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों को ट्रीट कर पाना, तभी लोग कैंसर से ज्यादा लाइक ऐसे तो प्रभावित हैं और लोग जो डेथ रेट है ड्यू टू कैंसर वो ज्यादा है। इसीलिए तो टर्शियरी लेवल में भी यही है कि लोग सेकेंडरी लेवल तक कुछ करते ही नहीं है, फिर तब आते हैं आपके पास जब वो चीजें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो जब वो बढ़ जाती है अब उनको ट्रीट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जिनको इम्प्लीमेंट करके लोगों को उनको सर्वाइव करा सकते हैं, उनको हेल्थ उनका जो है ना मेंटेन कर सकते हैं, रेस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्शियरी लेवल में अगर एग्जांपल के तौर पर हम कैंसर का ही लेके चलें तो टर्शियरी लेवल में क्या है कि एक ऐसा लेवल है जहां पर डिजीज अंडर गोज बियॉन्ड अर्ली स्टेज, मतलब अर्ली स्टेज पे होता है, सेकेंडरी लेवल पे हम करते हैं तो डिटेक्ट करते हैं उसको, फिर ट्रीट करते हैं और फिर हो सकता है आगे लाइफ में होने के चांसेस को भी प्रिवेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिजीज अपने एक ऐसे स्टेज के आगे बढ़ चुकी है जहां पे वो सिर्फ ट्रीट हो सकती है, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं बट उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे अर्ली स्टेज के ऊपर है वो डिजीज कंडीशन, हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जैसे लाइक फॉर एन एग्जांपल लोगों को हार्ट डिजीजेस होती हैं। ठीक है, तो उनको तब तक पता नहीं चलता है, वो चीजों को नॉर्मली होता है कि हाँ ठीक है नॉर्मली चल रही है, लेकिन जब तक उनको पहला हार्ट अटैक नहीं आता है तब तक उनको पता नहीं चलता कि वो हार्ट अटैक या फिर कोई हार्ट डिजीज उनको है, तो वो तभी होता है वो टर्शियरी लेवल पर आ चुके, मतलब वो कंडीशन एक बार आ चुकी है। ठीक है, अब हम उसको सिर्फ ट्रीट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, पर्सन की हेल्थ रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन उस चीज को प्रिवेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही पे वो है बात है कि हम डिटेक्ट करेंगे एंड ट्रीट करेंगे। तो ऑल्सो नोन एज पैथोजेनेसिस फेज, मतलब एक ऐसा, इसको पैथोजेनेसिस फेज भी कहते हैं टर्शियरी लेवल को या डिजीज कंडीशन जो आती है इनमें, वो इसलिए कि उसकी एक फेज ऑलरेडी चल चुकी है, मतलब एक ऐसा टाइम है जहां पर डिजीज शुरू नहीं हुई है। मतलब आपके डिजीज का टाइम क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था हेल्थ कॉन्टिन्यूम में, तो वहां पे होता है साइन, सिम्टम एंड देन होता है आपका डिसेबिलिटी, हमने ये पढ़ा था। तो वो साइन क्रॉस कर चुका है, सिम्टम क्रॉस कर चुका है और अब आपको डिसेबल करने वाला है, मतलब आपको हो सकता है कहीं ना कहीं वो सिवियरिटी कॉज कर सकता है। ठीक है, आपको डेथ फेज तक ले जा सकता है, तो वो वहां तक पहुंच चुका है। तो ये क्या है, एक पैथोजेनेसिस फेज पर आ चुका है जहां से ये रिटर्न होना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, डिजीज कंडीशन का, इसलिए इसको पैथोजेनेसिस फेज कहते हैं, मतलब वो एक अपनी चरम सीमा पर, अपनी फेज पर है जहां पे वो सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं, इजिली डिटेक्टेबल है एंड देन उसको हम ट्रीट कर पाएंगे, बट अब हम उसको ऐसे फर्दरली प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देन आपका आता है लेवल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट। इसमें सबसे पहला जो मेजर चीज आता है हमारे टर्शियरी लेवल में कि हमारा जो मेन फोकस अब क्या है, अब डिजीज हो चुकी है, अब उसको ट्रीट करना है, लेकिन हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि अब वो आगे उसको मतलब पर्सन को कोई भी इम्पेयरमेंट कॉज ना करे, मतलब आगे कोई ऐसी चीजें डिसेबिलिटी कॉज ना करे कि पर्सन अब पूरी तरीके से डिसेबल हो जाए। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर पर्सन को इन्फेक्शन है, उसने अगर स्टार्ट हुआ था तभी वो ट्रीटमेंट कराता। ठीक है, प्राइमरी पहले चीज तो उसको प्राइमरी लेवल पे ध्यान देना था। प्रीमोडियल लेवल से अगर हम बात करें फॉर एन एग्जांपल इन्फेक्शन की, प्रीमोडियल लेवल पे उसको कुछ चीजें ऐसे लाइक अपनी चेंजेस या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या न्यूट्रिशन में ऐसी चेंजेस थी कि उसको इन्फेक्शन ना हो। प्राइमरी लेवल पे अगर उसको ऐसी चीजें वो करनी थी कि उसको पता है कि इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, तो वो वहां पे एक्शंस लेना था कि इन्फेक्शन ना हो। सेकेंडरी लेवल पे अगर उसको इन्फेक्शन हो गया है तो वो आके ट्रीट करवा सकता था या फिर उस पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी थी कि उसको ट्रीट करके वो सही हो सकता था, लेकिन उसने उसको भी इग्नोर किया। अब वो इन्फेक्शन पूरे हाथ में फैल चुका है, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, पहली चीज तो उसको ट्रीटमेंट करें और दूसरी चीज है कि हम
उसके हाथ को बचा ले। लाइक होता है ना, बहुत सारे कंडीशन ऐसे होते हैं, इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हाथ एम्पुटेट करना पड़ता है। होता है ना, लोग अपना हैंड लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा फॉर एन एग्जांपल पे हमने बात करी थी, तो अगर टर्शरी लेवल पे पर्सन आपके पास आता है या टर्शरी लेवल पे पर्सन पहुंच चुका है, तो आपका सबसे मेन फोकस होना चाहिए कि उसके आगे की जो सीवियरिटी है, जो भी कॉम्प्लिकेशन है, आप उसको कम करिए, उसको ट्रीट करिए और उसको कोई भी डिसेबिलिटी होने से बचाइए, ठीक है। ये होता है टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। मतलब आप पर्सन की आगे की जो भी डिसेबिलिटी है उसके चांसेस को रिड्यूस करें। देन आपका आता है फर्दर बाई कॉम्प्लिकेशन, कि उसको कोई भी अगर फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो। कैंसर में भी यही होता है ना, फर्दर कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाते हैं, तो आप उसको रिड्यूस करिए, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट की अगर हम जैसे बात करें तो इसमें क्या था, मेडिकल या सर्जिकल इंटरवेंशन करे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हमने इन्फेक्शन की बात की, अगर हाथ नहीं काटेंगे तो ऑफकोर्स पूरी बॉडी में फैलेगा, हाथ को एम्पिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये मेडिकल या फिर एक सर्जिकल तरीका है जिससे आप बॉडी के बाकी की चीजों को आप या फिर बॉडी के बाकी के स्ट्रक्चर्स को आप सेव करने के लिए हाथ एम्पिट्यूट कर रहे हो, ठीक है। देन आपका आता है फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को आप प्रिवेंट करोगे, तो फर्दर डिटोरिएशन मतलब बॉडी में और कोई ज्यादा खराबी ना हो, उसको ट्रीट करने के लिए आप करोगे, ठीक है। तो टर्शरी में यही है कि आप इम्पेयरमेंट बचा रहे हो, देन कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट कर रहे हो। एंड थर्ड आता है आपका प्रमोट गुड हेल्थ एंड एडजस्टमेंट। मतलब अब जो बचा है उसमें आप पर्सन की अच्छी हेल्थ मेंटेन करो और उसको एडजस्ट कराओ उसके साथ ही, ठीक है। उसके साथ ही उसको बताओ कि हाँ, अब आप इसके साथ भी अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, या फिर आप खुद को ट्रीट कर सकते हैं, आप अपने आप को सरवाइव रख सकते हैं, आप चीजों से या डिफिकल्टी से फेस मीन्स आप लड़ सकते हो, आप कोप अप कर सकते हो। देन उसकी सफरिंग को मिनिमाइज करिए। मतलब ऑफकोर्स उस कंडीशन या डिजीज है या इलनेस है या कुछ ऐसी कंडीशन उसके पास अराइज है कि वो परेशान है, तो उसकी लाइक होती है ना सफरिंग, उसकी पीड़ा को कम करिए। ये टर्शरी लेवल में आता है। पहला, आप उसकी इम्पेयरमेंट को रोकिए ताकि वो और आगे खराबी ना क्रिएट करे, कोई डिसेबिलिटी ना हो। उसकी कॉम्प्लिकेशन रोकिए ताकि वो और जो डिजीज कंडीशन है वो आगे और ना बढ़े। देन उसकी पीड़ा को कम करिए, सफरिंग्स को कम करिए, एंड देन उसकी जो हेल्थ है वो मेंटेन करिए और उसकी लाइफ एडजस्टमेंट करिए। लाइफ मीन्स उसको एडजस्ट होने में हेल्प करिए अपने लाइफस्टाइल के साथ, ठीक है। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बाद, वो आता है लेवल ऑफ केयर। मतलब आप कह सकते हो कि आप प्रिवेंशन में क्या आप कर रहे हो, आप कैसे डिजीज कंडीशन को, इलनेस कंडीशन को प्रिवेंट कर रहे हो, क्या क्या स्टेप्स ले रहे हो। लेकिन अगर जो डिजीज कंडीशन है उसको प्रिवेंट करने में आप अपने आप पर क्या, अपने आसपास पे या अपने लोगों के जो आपके घर में फैमिली मेंबर्स हैं उन पर, अपने आसपास के लोगों पर क्या केयर आप इम्प्लीमेंट करोगे ताकि वो डिजीज कंडीशन, वो इलनेस कंडीशन प्रिवेंट हो पाए। या फिर आप खुद पर क्या केयर करोगे, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। या आप कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज के पास जाओगे, मेडिकल फैसिलिटीज को यूज करोगे ताकि आप अपने ऊपर केयर इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो केयर के भी लेवल होते हैं, लाइक किस लेवल पर आप केयर ऑप्ट कर सकते हो, तो ठीक है। उन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं हम लेवल ऑफ केयर में। तो लेवल ऑफ केयर भी चार डिवीजन में है, जो है एक पहला प्राइमरी केयर, दूसरा सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर एंड फोर्थ आता है आपका क्वार्टिनरी केयर, ठीक है। तो प्राइमरी केयर में सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टिनरी में बहुत डिफरेंस है, जो अलग अलग टाइप्स के केयर हम थ्रू मेडिकल फैसिलिटीज अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी केयर की अगर हम बात करें तो प्राइमरी फिर से वही आता है कि आपका बेसिक लेवल पे आप क्या केयर ऑप्ट कर रहे हो या इम्प्लीमेंट कर रहे हो ताकि आप डिजीज कंडीशन से बच पाओ, उसको प्रिवेंट कर पाओ, अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर पाओ, या फिर आप कह सकते हो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाओ, एंड इलनेस कंडीशन को, ये सारी चीजों से आप डील कर पाओ, ठीक है। तो प्राइमरी केयर में क्या होता है, ये पहला लेवल, फर्स्ट लेवल ऑफ केयर है, ठीक है। मतलब पहला लेवल है जहाँ पे आप केयर स्टार्ट करते हो अगेंस्ट डिजीज या फिर इलनेस कंडीशन। देन सेकेंड इसका पॉइंट है इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन एंड मेडिकल फैसिलिटी। प्राइमरी केयर में क्या है कि ये पहला इंटरेक्शन है जिसमें पर्सन का मेडिकल फैसिलिटी से होता है। लाइक आपका जो पहला इंटरेक्शन होगा आपकी मेडिकल फैसिलिटीज है वो होता है प्राइमरी लेवल। मतलब अगर आपको नॉर्मली बुखार है तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओगे ना, या फिर डॉक्टर आपके घर पर आएंगे, दवा वगैरह प्रिस्क्राइब करेंगे, आपके स्टेट को चेक करेंगे, आपकी हेल्थ को चेक करेंगे ना, दवा। तो जो पहला इंटरेक्शन है वहां पे जो केयर प्रोवाइड की जा रही है या मेथड ऑफ केयर है जैसे प्रोवाइड करी जा रही है, जिस मेथड से प्रोवाइड करी जा रही है वो आता है आपके प्राइमरी
लेवल ऑफ केयर में, ठीक है। तो प्राइमरी में क्या है, इंटरेक्शन ऑफ पर्सन बिटवीन मेडिकल फैसिलिटीज, मतलब एक पर्सन की जो मेडिकल फैसिलिटीज है, पहला इंटरेक्शन है। इसके अंडर पे आता है हेल्थ फॉर ऑल, जो हमने पढ़ा था हेल्थ कॉन्सेप्ट में कि हेल्थ फॉर ऑल, जब हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट किया था उसमें हमने पढ़ा था हेल्थ फॉर ऑल एक कॉन्सेप्ट है, तो वो प्राइमरी लेवल पर ही बेस्ड था, इसीलिए इसको प्राइमरी लेवल ऑफ केयर में इंक्लूड किया गया है। तो हेल्थ फॉर ऑल ऑफ में हमने जैसे पढ़ा था कि इसमें इसका मतलब होता है कि सबके लिए हेल्थ हो, मतलब सबकी हेल्थ हो, मतलब कैसे आप हेल्थ प्रमोट करोगे, या आप कह सकते हो आप कैसे अपनी स्ट्रेटजीज को, मेथड्स को, अलग अलग वेज को बताओगे लोगों को ताकि लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाए, या फिर गवर्नमेंट ऐसे कौन से स्टेप ले रही ताकि आपकी हेल्थ मेंटेन रहे, तो वो होता है हेल्थ फॉर ऑल। तो हेल्थ फॉर ऑल में क्या था, प्राइमरी लेवल पे ही बात करी गई थी कि हम प्राइमरी लेवल पे अगर कुछ चीजें चेंजेस करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे तो डिजीज अराइज ही नहीं होगी, जब अराइज नहीं होगी तो होगी ही नहीं, और होगी नहीं तो लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हम रूट पे बात कर रहे थे, तो यही है कि प्राइमरी केयर में क्या है, रूट पर बात करेंगे। तो हेल्थ फॉर ऑल एक रूट है, जो कि अल्मा आटा डिक्लेरेशन 1978 में हुआ था, एक डॉक्यूमेंटेशन हुई थी बाय WHO, ठीक है। अल्मा आटा डिक्लेरेशन में बताया गया था कि हेल्थ फॉर ऑल एक मेजर थीम था जिसके अंडर सारी चीजें वर्क कर रही थी, और प्राइमरी केयर को ही प्रायोरिटाइज किया गया था या फिर फोकस डाला गया था कि बीच में से आप चीजों को ट्रीट कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप रूट का ही जो बेसिक लेवल पर है उसको ही ट्रीट कर दोगे तो आगे की चीजें आपको ट्रीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं से भी चीजों को जड़ से मीन्स खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो प्राइमरी केयर में आता है आपका फोकस ऑन बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज एक्सेसिबल टू ऑल। दो चीजें हैं, पहली जो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो लोगों तक पहुंचे, यही था ना हेल्थ केयर का कि बेसिक चीजें, बेसिक नीड्स उनकी टाइमली उनको पहुंचे, उनके पास एक्सेसिबल हो। बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जहाँ पे लोग अपने आप को ट्रीट नहीं करा पा रहे हैं, हो सकता है हॉस्पिटल बहुत दूर है, वो आप डायग्नोस कराने नहीं जा सकते, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। कुछ लोग होता है कि लाइक डरते हैं कि जैसे दूर होता है हॉस्पिटल तो बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगा, खुद ही अपने घर पर रेमेडी बनाई और पी लिया और ठीक है, फिर बुखार हुआ फिर वही क्या, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं डिजीज कंडीशन अराइज कर रही है, ठीक है। तो इनका बेसिक फोकस कहाँ था कि उनको बेसिक लेवल की जो फैसिलिटीज है, कम से कम मिनिमम लेवल की जो फैसिलिटीज है वो उनको मिले, ताकि वहां से हम चीजों को ट्रीट कर पाए और एडवांस लेवल पे वो ना पहुंचे, ठीक है। तो यही था कि उनको एक्सेसिबल हो। इसमें आता है आपका ये जो ऑब्जेक्टिव थे प्राइमरी लेवल ऑफ केयर का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि प्राइमरी लेवल ऑफ केयर में मतलब आप क्या कर सकते हो, तो पहला आप कम्युनिटी को सर्व करते हो, टू सर्व कम्युनिटी, मतलब आप एक नीचे की जो ग्राउंड लेवल पे हैं, आप एक सोसाइटी को ही अगर आप सही कर दोगे तो ऑफकोर्स उस सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, उस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग, कम्युनिटी को सही कर रहे हो, उसको अवेयरनेस दे रहे हो, उसको एजुकेशन दे रहे हो, तो अपने आप को सही कर रहे हैं। और अगर वहां पे एक हेल्थ प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, आपस में हो रहा है, सब लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि वो सोसाइटी सेफ है, तो फिर वो सोसाइटी उतनी पब्लिक, उतना जो ग्रुप है वो किसी दूसरे को हेल्प करेगा, तो वो ऐसे करके एक बहुत ग्रॉस लेवल पे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हम कहाँ फोकस करते हैं, मेन रूट पर, सोसाइटियल या फिर कम्युनिटी पर, ठीक है। देन आपका आता है मेजरली इसमें होती है मदर एंड चाइल्ड। ऑफकोर्स जो कहते हैं ना, अगर आप बीज को सही रखोगे तो पेड़ भी अच्छा होगा, तो मदर एंड चाइल्ड को मेन फोकस था प्राइमरी लेवल ऑफ केयर में, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, मदर को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, कोई डिजीज कंडीशन अराइज ना हो, और जब वो सही रहेंगे तो ऑफकोर्स वो आगे की लाइफ में भी सही रहेंगे, मॉडिफिकेशंस उनके जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो सही रहेंगे। देन फैमिली प्लानिंग, ऑफकोर्स फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है, आज के टाइम पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, आपको पता है इंडिया नंबर 1 पे आ चुका है, तो फैमिली प्लानिंग बहुत नेसेसरी है बाकी की चीजों, नॉट ओनली फॉर हेल्थ, बाकी की चीजों में लाइक अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, आपका एजुकेशन, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज, अदर जो आपकी सिस्टम इकोनॉमिकल फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें जो पॉपुलेशन एक मेजर फैक्टर बन चुका है हर चीज में, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग इज मस्ट। तो वो कहाँ पे शुरू होगा, अब बेसिक लेवल पे ही शुरू होगा, क्योंकि अब हॉस्पिटल में जो लोग आ रहे हैं वो ऑलरेडी डिजीज कंडीशन है उनको, ठीक है, उनको इलनेस है, बहुत सारी चीजें ऐसी कि वो सुनना नहीं पसंद करेंगे, लेकिन आप प्राइमरी लेवल पे ये चीज बताओगे जो हेल्दी है, जो ये चीजें सुन सकते हैं, जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लाइफ में, तो चेंजेस हमें देखने को मिलता है। देन आपका आता है सेम एज इम्यूनाइजेशन, जब आप पहले से ही उनको प्रिपेयर कर दोगे, पहले से उनको वैक्सीन लग जाएगी, पहले से इम्यूनाइज रहेंगे, तो आगे डिजीज कंडीशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और वो आगे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। प्रिवेंशन एंड प्रमोशन, ऑफ कोर्स
वही प्रिवेंशन में क्या है कि डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट करना है, एंड प्रमोशन क्या है कि आपको हेल्थ प्रमोट करनी है। लाइक आप खुद कैसे बच रहे हो वो तो ठीक है, दूसरों को आपको समझाना है, अवेयर करना है कि भाई आप भी ऐसे बच सकते हो। देन डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट में क्या है कि अगर कोई आपको चांसेस लग रहे हैं तो आप उसको डिटेक्ट करवाइए, डायग्नोज करवाइए, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करवाइए, स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, ठीक है, आप उसको जाइए, अगर डिटेक्शन हो रहा है तो उसका आप ट्रीटमेंट लीजिए। देन बेसिक फैसिलिटी प्रोविजन। अब जो बेसिक फैसिलिटी है लाइक आपका फूड हो गया, आपका वाटर हो गया, सैनिटेशन, जो बेसिक फैसिलिटीज है वो हेल्थ फॉर ऑल के उसमें था कि बेसिक फैसिलिटी का प्रोविजन हो, कि इंसान को कम से कम बेसिक फैसिलिटी मिले तो इंसान अपने आप में ही खुद में ही चेंजेस ला सकता है और अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकता है। देन हेल्थ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ऑफ कोर्स अगर हम हेल्थ एजुकेट कर रहे हैं, लाइक हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, लाइक अगर हम उनको अवेयर कर रहे हैं कि हाँ आप इतने टाइम पे अपनी वैक्सीन लगवा लीजिए, आप ये चीजें कर लीजिए, अपने आसपास सफाई रखिए, अपने खान पान में ध्यान दीजिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें अगर हम बताएंगे उनको तो ऑफ कोर्स हम हेल्थ प्रमोट कर रहे हैं। और इन सारी चीजों के बारे में हम ट्रेनिंग्स भी करवा सकते हैं, लाइक आप कैसे सफाई कर सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लाइक आप तक मेडिकल फैसिलिटीज नहीं पहुंच पा रहे हैं या आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप उतने टाइम पर क्या कर सकते हो। जैसे बहुत सारा होता है ना अभी जो चल रहा है लाइक ALS BCLS, ये सारे चल रहे हैं ना। BCLS में बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ये सारी चीजें चल रही है। वो इसीलिए ना ताकि हम चीजों को प्रिवेंट कर सकें और पर्सन की हेल्थ को रिस्टोर कर सकें, ठीक है। देन इसके अंदर आता है प्राइमरी लेवल के प्रिंसिपल्स की हम बात करें तो वो है सोशल इक्वलिटी, मतलब जो हम चीजें अवेलेबल करा रहे हैं, जो चीजें आसपास के लोगों में अवेलेबल है मेडिकल फैसिलिटीज, वो इक्वली सब में मिले, फेयरली सबको मिले, जितनी जिसकी नीड है वो इक्वली सबको मिले। देन नेशनल कवरेज। ऑफ कोर्स हमें मतलब एक मेजर लेवल कवर करना है तो हम बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं तो हम बेसिक लेवल पे उतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें ताकि हम नेशनल कवरेज कर पाए। देन सेल्फ रिलायंस, मतलब आप खुद से क्या कर सकते हो, मतलब आप खुद को कैसे हेल्दी रख सकते हो कि आपको चीजें ऑप्ट करने की जरूरत ही ना पड़े, मतलब आपको दवा खाने की जरूरत ही ना पड़े, आप खुद अपने आप में एकदम मॉडिफिकेशन या चेंजेस कर सकते हैं। देन इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, मतलब आपके जो हेल्थ केयर वर्कर्स काम करते हैं, आपके जो मेडिकल फैसिलिटीज में, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट में पर्सन जो काम करते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है, वर्कर्स, ये सारे आपस में अगर कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे तो ये सारी जो हेल्थ फॉर ऑल का जो मीन्स एजेंडा है वो जल्दी अकम्प्लिश हो सकता है और सबको हेल्थ लाइक रेस्टोरेशन हो सकती है। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स। ऑफ कोर्स प्रोग्राम्स बहुत सारे आजकल चल चुके हैं, जैसे लाइक बेटी बचाओ वाला है तो उसमें क्या आता है, फीमेल जो फीटिसाइड हो रहा था वो भी कम हो चुका है, फीमेल की अब जो रेट है वो क्या बोलते हैं पहले से काफी अच्छी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना कि जब प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, पर्सन अवेयर हो रहा है, एजुकेट हो रहा है, तो पर्सन समझ में पीपल या पर्सन इंडिविजुअल को समझ में आता है कि हाँ ये चीजें करने से हमें ऐसे बेनिफिट्स हो सकते हैं या हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो हेल्थ फॉर ऑल है या प्राइमरी लेवल केयर है, ठीक है, जो प्राइमरी लेवल पर है वो कौन, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन से गवर्नमेंट इन सब चीजों के पीछे होता है। तो सबसे पहले होता है प्रोवाइड की जाती है PSCs पे। इंडिया में PSCs पर हमें प्राइमरी लेवल ऑफ केयर देखने को मिलता है। PSCs मीन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जो आपके गांव में होते हैं, आपके विलेज एरिया में होते हैं, ठीक है, रूरल में, अर्बन में भी होते हैं आपके PSCs CSCs, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आपने सुना होगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं। तो जो प्राइमरी लेवल पे वर्क करता है वो होता है आपका PSC, ठीक है, एंड SCs मतलब सब सेंटर्स, ठीक है, दो काम करते हैं PSC एंड SC प्राइमरी लेवल पे। अब PSC में क्या होता है, PSC कंक्लूड करता है या फिर कह सकते हो कवर करता है 30,000 ऑफ पॉपुलेशन को, मतलब एक PSC अपने आसपास की रेंज के 30,000 ऑफ पॉपुलेशन नॉर्मल प्लेन जगह पर ये कवर करता है। और हिली या फिर ट्राइबल एरिया है, ठीक है, जंगली एरिया है, हिली एरिया है, यहाँ पे ट्राइब्स हैं, तो वहां पे ये 20,000 ऑफ पॉपुलेशन कवर करता है, ठीक है। इसके नीचे 6 SCs आते हैं। SCs मीन सब सेंटर्स। कितने आते हैं, 6 SC PSC के अंडर में वर्क करते हैं। PSC उनके ऊपर होता है, 6 SC एंड देन PSC, ठीक है। इसके ये किसके अंडर में होता है, मेडिकल ऑफिसर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ। मेडिकल ऑफिसर्स लाइक आपने CHO सुना होगा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, ये सारे होते हैं ना। तो जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं वो इस मीन्स क्या बोलते हैं, इस सेंटर को
होल्ड करते हैं, गवर्न करते हैं, एंड एससी को भी जो होता है ना सब सेंटर्स को भी देखते हैं। इनमें वर्क करते हैं मेडिकल ऑफिसर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ, ठीक है। देन हम बात करते हैं एससी, जो उससे भी नीचे आता है, जो एकदम विलेज के अंदर होता है, जो हर विलेज में हर एक गांव में एक होता है ना, तो उसमें क्या होता है सब सेंटर, तो वो 5000 की पॉपुलेशन को होल्ड करता है, मतलब अपने आसपास के 5000 के लोगों को वो ट्रीट कर सकता है या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और हिली या ट्राइबल एरिया में ये 3000 तक के लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें काम करते हैं आपके एएनएम, ठीक है, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ्स, ठीक है, आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है, जो बाकी के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, आपके टेक्नीशियंस हैं, ये सारे आप काम करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा था प्राइमरी लेवल ऑफ केयर। ओके, तो नेक्स्ट लेवल की हम बात करें तो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर, ठीक है। तो सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर में क्या होता है, लाइक अगर आप प्राइमरी लेवल पे आप क्या कर रहे थे, आप पर्सन को अवेयर कर रहे थे, आप पर्सन को छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, ताकि पर्सन अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर सके, ठीक है। हेल्थ फॉर ऑल के लिए आप एक एजेंडा था ना, हेल्थ फॉर ऑल, तो वो आप प्रमोट कर रहे थे ताकि पर्सन अब बेसिक लेवल पे अपनी हेल्थ को रिस्टोर करने में केपेबल हो। छोटी मोटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दी, अवेयरनेस दे दिया, एजुकेट कर दिया पीपल को, ठीक है, चेंजेस के बारे में बता दिया, ये होता था प्राइमरी लेवल ऑफ केयर में। लेकिन सेकेंडरी में क्या अब लाइक होता है, इसमें सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर में होता है डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। इसमें आता है आपका कि आप किसी भी चीज को डिटेक्ट कर रहे हो, उसको ट्रीट कर रहे हो और छोटे मोटे ट्रीटमेंट कर रहे हो। अच्छा, सेकेंडरी लेवल का जो मेजर वर्क है वो ये है कि जब प्राइमरी लेवल पे आप मीन्स अवेयरनेस और प्रमोशन एंड प्रिवेंशन से आगे ट्रीटमेंट जब आता है, तो प्राइमरी लेवल क्या करता है, सेकेंडरी लेवल को रिफर करता है, ठीक है। लाइक आपके जो पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, अगर वो प्रिवेंट नहीं कर पा रहे और डिजीज कंडीशन डायग्नोस हो रही है, ठीक है, अब उसकी ट्रीटमेंट के लिए प्राइमरी लेवल क्या करता है, आपको रिफर करता है सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर पर या फिर सेकेंडरी लेवल ऑफ सेंटर पर, ठीक है। इसके अंडर में क्या काम करता है, सीएससी या फिर आप कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो आपको रिफर करता है, तब आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो बात करें सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर में, तो लेवल ऑफ केयर वेयर पर्सन रिसीव्स द रिफरल फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, मतलब वहां पे आपने आपका जो भी था प्रिवेंशन किया, अवेयरनेस किया, सब कुछ किया, प्रिवेंट नहीं हो पाया, अब डिजीज डायग्नोस हो चुकी है, अब उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको कहाँ भेजा जा रहा है, सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर पे। तो ये होता है, मतलब प्राइमरी लेवल आपको एक रिफरल बना के देता है कि आपको सेकेंडरी लेवल पे ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि आपको एक स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की जरूरत है। जो डिजीज अकॉर्डिंग टू डिजीज, आप लाइक आपको टाइफाइड, तो आप टाइफाइड की दवा खाओगे ना, मलेरिया की तो खाओगे नहीं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको भेजा जाएगा सेकेंडरी लेवल पे, जो कि होता है आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मतलब ब्लॉक लेवल पर या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे आपको भेजा जाएगा, ताकि आप उस चीज की ट्रीटमेंट ले लो। मतलब एक स्पेशलाइज सेंटर पे आपको भेजा जाएगा जो वर्क करता है छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स के लिए, ठीक है, जो आपका शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट कर दे ताकि आप अपना हेल्थ रिस्टोर कर पाओ, ठीक है। तो इसमें आता है आपका सीएससीज एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, इंक्लूड करता है स्पेशलाइज्ड डॉक्टर एंड फिजिशियंस, मतलब एक जनरल डॉक्टर होंगे, एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, जो मेजरली कंपोनेंट होते हैं ना, जैसे लाइक विमेन हेल्थ के लिए होंगे, जैसे हम फोकस करें विमेन हेल्थ पे, फिर सैनिटेशन से रिलेटेड जो चीजें, जर्नल मींस डिजीज कंडीशन है, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, इन सब के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होंगे। पर्सन का खुद का है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, ये सारी चीजें, उनके लिए एक अलग से डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होंगे, ये सारी चीजें होंगी ना। तो एक वो सेंटर होता है जहाँ पे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं और वो आपको डील करते हैं, ताकि आप की जो डिजीज कंडीशन अभी डायग्नोस हुई है और उसको वहीं पे ट्रीट कर दिया जाए, वो आपकी सीवियरिटी पर ना जाए, ठीक है। तो इस पे वर्क करता है आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर में। सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर में क्या होता है, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट दिया जाता है आपको, मतलब एक छोटा मोटा ट्रीटमेंट दिया जाता है, कह सकते हो विद इन अ वीक वाला, विद इन अ मंथ के लिए, विद इन अ मंथ के तक ही आपको ट्रीटमेंट सेकेंडरी लेवल तक मिलता है। अगर आप वहाँ पे ट्रीट हो सकते हो, ट्रीटेबल हो, अभी अर्ली डायग्नोसिस या अर्ली स्टेज पर है तो वो करते हैं, वरना फिर वो आपको फर्दर एडवांस लेवल पे आपको रिफर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इमरजेंसी, जो छोटे मोटे इमरजेंसी केसेस हो गए, लाइक बर्न हो गया, ठीक है, कोई एमएलसी केसेस हो गए जो गांव में अक्सर होते रहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें देखने को मिलते हैं, एमएलसी केसेस हो गए,
अदर केसेस जो फीमेल से एंड चाइल्ड से रिलेटेड हो गए, मदर एंड चाइल्ड से रिलेटेड हो गए, तो जो नॉर्मल जो इमरजेंसी केसेस होते हैं जो वो डील कर सकते हैं उसको डील करते हैं, जिसमें शॉर्ट सर्जरीज एंड इंटरवेंशन आते हैं, छोटी मोटी सर्जरीज वहां पे होती हैं सेकेंडरी लेवल पे। ठीक है, सेकेंडरी लेवल का मतलब है कि प्राइमरी लेवल पर, लाइक प्राइमरी लेवल में क्या था, एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन। अगर प्रिवेंशन से आप के आगे लाइक कुछ डायग्नोस हुआ है, ठीक है, या कुछ ऐसी कंडीशन जो प्राइमरी लेवल आप मींस नहीं कैपेबल है होल्ड करने के लिए, तो आपको रिफर करता है सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर पर, जहां पे लाइक आपको जो डिजीज डायग्नोस हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, मतलब अर्ली स्टेज की जो ट्रीटमेंट है वो आपको सेकेंडरी लेवल पे मिलती है। आप रिफर होकर कहाँ से आते हो, प्राइमरी लेवल से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट मिलती है जो कि एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होती है। ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो है टर्शरी लेवल। अब टर्शरी लेवल को कैसा लेवल ऑफ केयर है, मतलब लाइक आप प्राइमरी पे गए, वहाँ पे प्रिवेंशन वगैरह जो भी था वो चीज़ें, अवेयरनेस, सारी चीज़ें आपने अप्लाई करी, फिर भी डिजीज कंडीशन डायग्नोस हो गई, तो वो आपको सेकेंडरी लेवल पर क्या करते हैं, रिफर करते हैं कि आप उस चीज़ का ट्रीटमेंट लें। लेकिन हो सकता है वो जो डायग्नोसिस हुआ है वो बहुत अर्ली स्टेज पे नहीं हुआ हो, वो काफ़ी बढ़ गया हो। ठीक है, तो आपको एक स्पेशलाइज्ड केयर और ट्रीटमेंट की नीड होगी। ठीक है, तो वो आता है टर्शरी लेवल। तो सेकेंडरी लेवल आपको क्या करेगा, आपको टर्शरी लेवल पर रिफर करेगा ताकि आप स्पेशलाइज्ड केयर या फिर ट्रीटमेंट रिसीव कर पाए। ठीक है, तो ये होता है आपका जो मतलब ये टर्शरी केयर आपको कहाँ मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। मतलब जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं, सुपर स्पेशलिटीज होती हैं, आपके मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जो स्टेट लेवल पर होते हैं ना, मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स पर, तो वहां पे आपको ये टर्शरी लेवल ऑफ केयर मिलती है। तो टर्शरी लेवल ऑफ केयर क्या है, रिफर्ड फ्रॉम सेकेंडरी लेवल फॉर एडवांस और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट। मतलब आपको कहाँ से सेकेंडरी लेवल से रिफरल मिल रहा है फॉर एडवांस और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, क्योंकि हो सकता है वो सेकेंडरी लेवल या छोटे मोटे शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट से आपको रिलीव ना मिले या आप रिकवर ना कर पाओ, इसलिए आपको वो कहाँ पे रिफर करेंगे, टर्शरी लेवल पे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, आपका एडवांस डायग्नोसिस, वो आपको रिकन्फर्म करेंगे कि सच में जो डायग्नोसिस है वो सही है या नहीं, वो एडवांस लेवल पे करेंगे, कंफर्मेटरी करेंगे, देन उसका ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे, जो भी उसका ट्रीटमेंट रेजिमेंट होगा वो अप्लाई करेंगे। हो सकता है वहाँ पे एडवांस प्रोसीजर्स या इंटरवेंशन की जरूरत पड़े, जैसे सर्जरीज हो गई आपकी, ठीक है, या फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की बात हो गई, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, तो ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है। सर्जरीज, अगर आपको कोई कार्डियोवास्कुलर की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे सर्जरीज की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये आपको कोई डिफॉर्मिटी है, ये सारी चीजें हैं, तो वहाँ पे सर्जरीज की नीड होती है, तब आप रिकवर कर सकते हैं टर्शरी लेवल पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एडवांस लेवल ऑफ ट्रीटमेंट आपको मिलता है, लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर एंड मैनेजमेंट अप्लाई होता है। यहाँ पे तीन चीजें अप्लाई होती है, एडवांस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, एडवांस प्रोसीजर एंड इंटरवेंशंस एंड लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर। ठीक है, टर्शरी लेवल पे अप्लाई होती हैं। मतलब सेकेंडरी लेवल पे जो चीजें ट्रीट नहीं हो पा रही है या फिर उनको एडवांस केयर की जरूरत है, एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत है और उसकी वजह से वो ट्रीट हो सकती है, रिकवर कर सकते हैं आप हेल्थ, तो आपको टर्शरी लेवल पर रिफर किया जाता है बाय सेकेंडरी लेवल, जिसके अंडर आप वो स्टेट लेवल के अंडर में काम करता है, जो कि होता है स्पेशलाइज्ड मल्टी सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस। ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो है हमारा कॉर्डिनरी केयर। अब कॉर्डिनरी केयर क्या है, एकदम लास्ट लेवल ऑफ केयर है, जिसमें लाइक आप कह सकते हो, आप देखिए अब आपका डायग्नोसिस हो चुका है, आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है, एडवांस ट्रीटमेंट मिल रहा है किसी भी डिजीज कंडीशन, लाइक हमने एग्जांपल में बात करी थी टर्शरी के की ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन कुछ डिजीज कंडीशन ऐसी होती है जो बहुत सीवियरिटी पे चली जाती है, लाइक होता है ना कुछ में कि हम इसको क्या कह सकते हो, ट्रीट कर सकते हैं, या फिर आप सुनते हो कि ये जब तक जी रहे हैं तब तक इनका ट्रीटमेंट चलता है, बाकी हम आगे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा आप सुनते हो, तो वहां पे क्या होता है, लोग एडवांस लेवल ऑफ केयर के लिए बढ़ते हैं। एडवांस लेवल ऑफ केयर में क्या होता है कि लोग टर्शरी केयर के आगे, लाइक होता है ना कुछ स्पेशलाइज्ड केयर होती है, लाइक फॉर एन एग्जांपल बहुत मेजर कॉमन वो होता है कैंसर। जैसे कैंसर में क्या होता है ना, कुछ स्टेजेस में ऐसा होता है कि टर्शरी केयर भी काम नहीं आती, सर्जरीज और प्रोसीजर्स काम नहीं आते हैं, तो फिर होता है कि उनको बहुत एडवांस लेवल ऑफ केयर या फिर प्रोसीजर इंटरवेंशन मैनेजमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो वहां पे वो बढ़ते हैं क्वार्टिनरी केयर पे। अब क्वार्टिनरी केयर क्या है, वो सब जगह अवेलेबल नहीं होती, कुछ सेंटर्स होते हैं स्पेशलाइज्ड जो नेशनल लेवल पर होते हैं, ठीक है, या फिर वर्ल्ड वाइड लेवल पर होते हैं। ठीक है, प्रॉपर स्पेशलाइज्ड सेंटर्स कह सकते हो या मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो।
ठीक है। तो क्वाटरनरी केयर क्या है, एक्सटेंशन ऑफ टर्शरी केयर, मतलब टर्शरी केयर में आपको वैसे भी एडवांस लेवल ऑफ केयर दी जाती है, लेकिन हो सकता है कुछ कंडीशन ऐसी हो जो उस वहां पर भी शायद ट्रीटेबल नहीं है या फिर रिकवरी फेज पर नहीं है, तो उसको वहां पे आप क्या करते हो, उससे आगे बढ़ते हो और क्वाटरनरी केयर के लिए जाते हो, तो वो होता है टर्शरी केयर। नॉट ऑफर्ड इन एवरी हॉस्पिटल, ऑफ कोर्स ये एडवांस लेवल ऑफ केयर है तो हर हॉस्पिटल या स्टेट हॉस्पिटल में नहीं होता है, ये नेशनल लेवल पर कोई एक दो एकाध ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं या वर्ल्ड वाइड में होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं इन सब चीजों के लिए, यहाँ पे लोग प्रिफर करते हैं। देन रिक्वायर हाईली एडवांस इक्विपमेंट्स एंड प्रोसीजर्स, हाईली एडवांस मतलब आपने टर्शरी में वैसे भी एडवांस थे तो उससे भी आगे अगर कुछ करना है तो ऑफकोर्स हाईली एडवांस इक्विपमेंट्स एंड प्रोसीजर्स यूज होते हैं, जिसके अंदर आता है आपका ड्रग ट्रायल्स, हो सकता है ना कुछ कंडीशन, डिजीज कंडीशन, कैंसर की बात करें उसमें होता है ना कि हम ये करके देखते हैं शायद इफेक्टिव हो, वहां पे वो कंफर्म नहीं होता कि ये ड्रग उस पर काम कर जाएगी, ये ट्रीटमेंट काम कर जाएगा, तो वहां पे क्या करते हैं वो ड्रग ट्रायल्स करते हैं, ठीक है, थेरेपीज ट्रायल करते हैं, ठीक है, जो भी उनका मैनेजमेंट है प्रोसीजर है उसका ट्रायल करते हैं। देन एक्सपेरिमेंटल मेडिकल ट्रीटमेंट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्सपेरिमेंटल मेडिकल ट्रीटमेंट्स, लाइक कुछ होता है ना, कुछ लोग ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट इंप्लीमेंट करते हैं कि शायद इंसान रिकवर कर जाए, बहुत जगह पे सक्सेस भी होती है और बहुत जगह पे फेलियर भी फेस करना पड़ता है। तो क्वाटरनरी केयर क्या है, एक एडवांस लेवल ऑफ केयर है जो टर्शरी से भी ऊपर है और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड चीजों को ही डील किया जाता है, हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होती है, मेजरली नेशनल लेवल या वर्ल्ड वाइड लेवल पर अवेलेबल होती है, ठीक है, जिसमें एडवांस लेवल ऑफ केयर प्रोवाइड होता है। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ केयर के बाद है वो है हेल्थ केयर एजेंसीज। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हेल्थ केयर एजेंसीज क्या है, अब लाइक हमने तो बात कर ली कि हम प्रिवेंट कैसे करेंगे या फिर हम केयर कैसे प्रोवाइड करेंगे, सारी चीजें, बट प्रोवाइड करता कौन है, कोई ना कोई एजेंसी होगी, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो हॉस्पिटल्स भी वर्क करते हैं उसमें भी कोई ना कोई एजेंसीज का हाथ होता है, या कोई ना कोई ऐसे मैनेजमेंट जो पीपल जिसमें काम करते हैं वो मैनेजमेंट का हाथ होता है, ठीक है। तो वो एजेंसीज कौन कौन सी हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हेल्थ केयर एजेंसीज में है आपका पहला है आउट पेशेंट एजेंसी, दूसरा है क्लिनिक्स, तीसरा है इंस्टीट्यूशन, देन हॉस्पिस केयर, देन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स एंड सिक्स्थ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, ये अलग अलग टाइप की एजेंसीज हैं जो आपको हेल्प करती हैं प्रिवेंशन में एंड लेवल ऑफ केयर में, तो अलग अलग एजेंसीज का अलग अलग रोल है, ठीक है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है आउट पेशेंट सर्विसेज। आउट पेशेंट सर्विसेज का मतलब है कि जहाँ पे आपको हॉस्पिटल के अंदर जो केयर मिलती है उसके अलावा आप ऐसी कौन सी केयर है जो आप हॉस्पिटल से जाकर आप रिसीव करो और उसके बाद अपने डेली लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करो, अपने घर पर कर सकते हो या आप जहाँ पर काम करते हो आप वैसे हो तो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो होती हैं आउट पेशेंट सर्विसेज। मतलब आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है, आप अदर देन हॉस्पिटल आप वो केयर कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो खुद पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डोंट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कोई ऐसी भी कोई सिवियरिटी नहीं है, आपकी जो नॉर्मल इलनेस कंडीशन है, डिजीज कंडीशन है वो अर्ली स्टेज पर है, तो आप नॉर्मल मेडिकेशन, ड्रग्स, ये सारे या ट्रीटमेंट्स लेके आप सही हो सकते हो, तो जो आप बाहर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कन्वीनियंट टू एक्सेस मेडिकल फैसिलिटीज, मतलब आप कन्वीनियंट होता है, मतलब इजीली आप किसी भी मेडिकल सेंटर पर जाके अपने डिजीज इलनेस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट ले सकते हो और फिर उसको कहीं भी फॉलो अप कर सकते हो। इसके एग्जांपल्स आपके पीएचसीज हैं, सीएचसीज, आप जाते हो वहां पे आपको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाता है, आपको वो प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जो आप अपने डेली लाइफ में अप्लाई करते हो। देन आपका नेक्स्ट आता है क्लिनिक। तो क्लिनिक्स क्या होते हैं, एक डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल का या फिर हॉस्पिटल के क्या बोलते हैं अंडर में रहता है, जो एक डिपार्टमेंटल होता है, एक स्टोर होता है कह सकते हो आप। वहां पे क्या होता है, पेशेंट रिसीव करता है केयर मगर हॉस्पिटलाइज नहीं होता है। आप क्लिनिक में गए, आपने अपने प्रॉब्लम बताई, अपनी डिजीज कंडीशन में डायग्नोस हुआ और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दे दिया जाता है जो आप कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूट्स। इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, लाइक जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर कैसे तो जो क्या बोलते हैं एक वॉलंटरी बॉडीज होती हैं या एक ऐसा कह सकते हो मैनेजमेंट एरिया है, ठीक है, कैंपस है जहाँ पे आप अपने आप को ट्रीट करने के लिए ले जाते हो। लाइक फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में क्या आप जाओगे, आपको डायग्नोस किया जाएगा, फिर अगर उनको लगे कि आपको हॉस्पिटलाइज करके ट्रीटमेंट देना चाहिए, केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, तो वो आपको एडमिट करेंगे।
तो इंस्टीट्यूट क्या है, मेजरली हॉस्पिटल्स को कहा जाता है, मतलब जहाँ पे आपको एडमिट किया जाता है, वो एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आपको एडमिट करके ट्रीटमेंट एंड केयर प्रोवाइड की जाती है ताकि आपकी हेल्थ को रिकवरी मिले। ये 3 टाइप्स में डिवाइड है इंस्टीट्यूट का, वो है प्राइवेट, पब्लिक एंड मिलिट्री। तो प्राइवेट में क्या है, जो कोई किसी प्राइवेट अथॉरिटी के अंदर है, ठीक है, जो किसी प्राइवेट पर्सन के अंडर में हॉस्पिटल रन कर रहा है, वो होता है प्राइवेट। देन पब्लिक, जो गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करता है जो हॉस्पिटल। एंड मिलिट्री, जो आर्म फोर्स है, आर्म फोर्स जो पर्सन्स होते हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनको और उनकी फैमिलीज को जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, वो मिलिट्रियल हॉस्पिटल होता है, ठीक है। तो प्राइवेट में ओन बाय अथॉरिटीज, जो खुद के सेल्फ अथॉरिटीज होते हैं, देन गवर्नमेंट बेस्ड होता है, ये आर्म फोर्सेस के लिए होता है। अ प्लेस वेयर पर्सन इज एडमिटेड फॉर केयर एंड ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल क्या है, एक प्लेस है जहाँ पे पेशेंट को एडमिट करते हैं ताकि हम उनको केयर और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। देन आपका आता है हॉस्पिस केयर सेंटर, ठीक है। हॉस्पिस केयर सेंटर में क्या होता है, हॉस्पिस वो सेंटर्स होते हैं जहाँ पे पेशेंट को, आप कह सकते हो, आप उन पेशेंट को एडमिट करते हो जो जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब 6 महीने से कम है, ठीक है, जो अब 6 महीने ज्यादा नहीं जीते हैं। लाइक बहुत सारे ऐसे ना कैंसर पेशेंट्स हो गए, अदर कंडीशन के पेशेंट हो गए, बहुत ओल्ड हो गए, जो ओल्ड एजिंग पीपल होते हैं, ठीक है। तो होता है ना कि अब 6-7 महीने ज्यादा नहीं जिएगा इंसान, तो वहां पे उन पेशेंट्स को ले जाया जाता है जहाँ पे उनको अब ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लाइक अब जो जैसा है वो तो है, कभी ना कभी तो उनको अब 6 महीने तक ही वो ऑलमोस्ट, उनकी एक्सपेक्टेंसी 6 महीने तक ऑलमोस्ट जिएंगे। तो फिर वहां पे उनका फोकस जो ट्रीटमेंट का, मतलब जो फोकस है केयर का, वो हो जाता है आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कंफर्ट पर। मतलब उनको कंफर्ट दो, ठीक है, ताकि वो जो बची खुची जिंदगी है वो आराम से गुजार सकें, अपनी लाइफ को जो बची खुची है वो फुलफिल करें, rather than क्योर। मतलब उनको आप ट्रीट नहीं कर सकते कि हाँ, मतलब हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं उनको, जो नॉर्मली जो चीजें, उनका पेन हो गया, फीवर हो गया, डिस्कम्फर्ट, इन सब चीजों के लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कोई डिजीज कंडीशन को हम ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वैसे भी कम है, या फिर वो ट्रीटमेंट उनके लिए कह सकते हो असरदार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या फोकस करते हैं, कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिर वहां पे हम उनकी बेसिक नीड और स्पिरिचुअल नीड को अकम्प्लिश करते हैं, मतलब कंप्लीट करते हैं। जो उनकी बेसिक नीड होती है, बहुत लोगों का बिल्स होता है, बहुत कुछ सारी चीजें होती है, फिर उनकी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी को हम अकम्प्लिश करते हैं, ठीक है। उन सारे रिक्वायरमेंट्स को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हम सपोर्टिव केयर देते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो टर्म है सपोर्टिव केयर देते हैं, हम यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब हम उनको ठीक नहीं कर पाएंगे, वो उस लेवल पे आ चुके हैं, इसलिए हम उनको जो अब बची कुछ जिंदगी वो अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं। देन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, आप कह सकते हो ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे पर्सन को हम रिस्टोर करते हैं किसी भी डिजीज कंडीशन से, या फिर लाइक होता है ना बैक टू नॉर्मल। आप कोई डिजीज कंडीशन हो गई तो बहुत कुछ चेंज होता है ना, फिजिकल चेंजेस हो रहा है, मेंटल चेंज हो रहा है, सोसाइटी में बहुत आपका जो इमेज है वो चेंज हुआ है, तो ये सारी चीजें नॉर्मल पे लाना, वापस से रिस्टोर करना, वो काम होता है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का, ठीक है। टू इम्प्रूव एबिलिटीज एंड रिस्टोर हेल्थ, मतलब आपकी हेल्थ को वापस से वैसे बनाना जैसे आप उस डिजीज कंडीशन, उस इलनेस कंडीशन के पहले थे। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का नॉर्मल जो आप कह सकते हो एग्जाम्पल है नशा मुक्ति केंद्र है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वो पर्सन जब उसके पहले जैसा था उसको वैसा बनाना, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको थेरेपीज दी जाती है ताकि आप अपनी लाइफ को वापस जो आपकी पहली की लिविंग थी वैसी आप लाइफ रिस्टोर कर पाओ। देन आपका आता है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस। तो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो एक नेशनल लेवल पर या वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होता है जो ऑल ओवर मेडिकल फैसिलिटीज को या मेडिकल क्या कह सकते हो सिस्टम को गवर्न करते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो उनको होल्ड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस या फिर प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कराने के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये उनका काम होता है। तो वर्ल्ड वाइड जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका काम यही होता है। फॉर एन एग्जांपल आपका WHO होगा जो ऑल ओवर वर्ल्ड आप मेडिकल हेल्थ पे आपका रूल्स रेगुलेशंस प्रोग्राम्स बाकी सारी चीजों का मीन्स उसका एज अ फंक्शन है, ठीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी जो आपका कह सकते हो आप डिजास्टर्स बेस्ड जो भी मेडिकल केयर है वो प्रोवाइड करते हैं। सेम यार इंडियन रेड सोसाइटी जो आपकी होती है वो भी यही कर रही है कि आपको मेडिकल केयर प्रोवाइड करा रही है आपके ऐसे वनरेबल टाइम पर, ठीक है। देन यूनिसेफ हो गया आपका, यूनिसेफ आप सबको कॉमनली मालूम है, ठीक है। फिर आपका हो गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आपका होता है, ये हो गया UNDP। देन US
USAID भी सेम। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड लेवल पे हेल्थ केयर सिस्टम को गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके एजेंसीज में आते हैं, जो कि टोटल 6 एजेंसीज होती है। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट मेजर टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन इसके आए हैं एग्जाम में, ठीक है, तो वो है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल को आप क्या समझते हो? हॉस्पिटल इज लाइक, आप कह सकते हो प्लेस है जहाँ पे पर्सन ट्रीट होता है, या फिर आप कह सकते हो आप पेशेंट को ट्रीट करते हो, उसको केयर प्रोवाइड करते हो, मैनेजमेंट आप करते हो, ताकि पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है वो वापस से रिकवर हो जाए नॉर्मल स्टेटस पर, ठीक है। देन अगर हम बात करें कि हॉस्पिटल क्या है, तो इसका जो ये वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड से, दैट इज हॉस्पाइल, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, लैटिन वर्ड से, हॉस्पाइल से। डेफिनेशन की बात करें, द हॉस्पिटल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या है, एक ऐसा पार्ट है सोशल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें हर चीज इंक्लूड होती है, ठीक है। फंक्शन टू ऑफ विच इज टू प्रोवाइड पॉपुलेशन कंप्लीट हेल्थ केयर। इसका मेजर जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोवाइड पॉपुलेशन कंप्लीट हेल्थ केयर, बोथ फंक्शन, बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव। कौन से हेल्थ केयर की बात हो रही है यहाँ पे, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, मतलब हम बचाव भी बताएं और जो हुआ है उसको सही भी करें, वो उसका फंक्शन होता है। एंड हुज आउटपेशेंट सर्विसेज रीच आउट टू द फैमिली एंड एनवायरनमेंट। कहाँ तक ये लिमिटेड है, फैमिली और उसके एनवायरनमेंट तक ये केयर प्रोवाइड कर सकता है। द हॉस्पिटल इज ऑल्सो अ सेंटर फॉर द ट्रेनिंग एंड टू ऑफ हेल्थ केयर वर्कर एंड बायोसोशल रिसर्च। हॉस्पिटल को एक सेंटर भी बताया गया है जहाँ पे हम हेल्थ केयर वर्कर्स की ट्रेनिंग करते हैं एंड बायो सोशल रिसर्चेस भी करते हैं। लाइक बहुत सारा था ना कि एडवांसमेंट लाने के लिए टेक्नोलॉजीज में और फिर नए नए ड्रग फॉर्मेशन में, इन सारी चीजों में रिसर्चेस होते हैं, तो वो सारी चीजें हॉस्पिटल या फिर कह सकते हो ऐसे मैनेजमेंट में होती है, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें या फिर इसके फंक्शंस की बात करें तो एक ही है, तो वो क्या है कि प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज, ऑफ कोर्स किसी भी डिजीज कंडीशन, इलनेस कंडीशन के टुवर्ड्स हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पीपल्स रेस, कास्ट और रिलीजन। मतलब उनके कास्ट, उनके रिलीजन, उनके रेस के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि इन सब चीजों से हटकर हम उनको इक्वली, हर इंसान को इक्वली केयर प्रोवाइड करें। देन सेकंड इज प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट ऑफ द पेशेंट। मतलब बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे पर्सन को पता ही नहीं होता है कि उसका ये हक है कि वो अपने आप को अपने आप को केपेबल बनाए कि वो ट्रीट हो सके, ठीक है। देन आपका आता है या तो हॉस्पिटल क्या वर्क करते हैं कि पेशेंट के जितने भी राइट है उसको वो इम्प्लीमेंट करे और पर्सन को इक्वली ट्रीट करे। देन प्रोवाइड ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल्स, ऑफ कोर्स जैसे हमने यहाँ बात करी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर होता है हॉस्पिटल, तो वहाँ पे प्रोफेशनल को ट्रेनिंग करना या फिर एक प्रोफेशनल्स को बनाना इज सेम इन हॉस्पिटल। देन कंडक्ट रिसर्चेस एंड इन्वेस्टिगेशन, मतलब वही बायोसोशल रिसर्चेस हो गए, ठीक है। मतलब हम रिसर्चेस कंडक्ट करते हैं, ठीक है, हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, एडवांसमेंट लाने के लिए टेक्नोलॉजीज में, ड्रग्स में, बाकी सारी चीजों में हम कंडक्ट करते हैं हॉस्पिटल। देन प्रिवेंटिंग डिजीज एंड प्रमोटिंग हेल्थ, ऑफ कोर्स हॉस्पिटल का जो मेजर फंक्शन है वो यही है कि डिजीज को प्रिवेंट करना है एंड प्रमोट करना है हेल्थ को, ठीक है। तो हॉस्पिटल यही है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने हॉस्पिटल से डील कर लिया है, तो हॉस्पिटल के बाद हम डील करेंगे उसके टाइप्स। लाइक कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं हॉस्पिटल के जिसमें पेशेंट ट्रीट होता है। तो हॉस्पिटल के जो टाइप्स हैं वो बेस्ड हैं कई अदर कंपोनेंट्स पे। कंपोनेंट जैसे हम बात करें तो उसके लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट, मतलब जो पेशेंट स्टे कर रहा है, ठीक है, उसकी लेंथ पर, कितने ड्यूरेशन के लिए पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे कर रहा है, उसके बेसिस पर कई टाइप, मतलब हॉस्पिटल के टाइप हैं। देन सेकंड है ओनरशिप, मतलब कौन हॉस्पिटल ओन कर रहा है, उसके अलग टाइप्स हैं। देन साइज ऑफ हॉस्पिटल पर डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल कैसा है, कितना बड़ा है, किसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, किस स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग है, उस पर टाइप्स हैं। एंड देन मैनेजमेंट, मतलब वो कौन सी चीजों को मैनेज कर रहा है या किस मैनेजमेंट के अंदर है, उसके अकॉर्डिंग वो टाइप है। एंड देन सिस्टम, वो किस सिस्टम को फॉलो कर रहा है, वो हॉस्पिटल के टाइप है। तो ठीक है, टाइप्स के अंदर भी सब टाइप्स हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ स्टे की अगर हम बात करें तो पेशेंट एक हॉस्पिटल में कितने टाइम तक, कितने ड्यूरेशन तक स्टे कर रहा है, वो होता है एज पर लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट का हॉस्पिटल टाइप, जिसमें आता है हमारे पास दो हैं, जो कि होता है शॉर्ट टर्म केयर हॉस्पिटल एंड लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल। वो
इनको अदर नेम आप कह सकते हैं एक्यूट हॉस्पिटल्स होते हैं एंड क्रॉनिक हॉस्पिटल्स होते हैं। तो शॉर्ट टर्म केयर हॉस्पिटल्स में वो लोग होते हैं जो छोटी छोटी बीमारियां होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, विद इन 6 मंथ ट्रीट हो सकती हैं, उनको हम शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल्स में रखते हैं उन पेशेंट्स को, और वो हॉस्पिटल्स एक्यूट हॉस्पिटल बोले जाते हैं। देन जो पेशेंट अबव 6 मंथ ऑफ केयर चाहिए, जिनकी ट्रीटमेंट अबव 6 मंथ चलने वाली है, या जिनको लॉन्ग टर्म की केयर चाहिए होती है, जो क्रॉनिक स्टेज ऑफ डिजीज पर है, ठीक है, तो वो क्रॉनिक हॉस्पिटल्स में रहते हैं और उनका ट्रीटमेंट वहीं पे होता है। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट जो ओनरशिप पे है। ओनरशिप मतलब कौन ओन कर रहा है हॉस्पिटल को, तो इस बेसिस पर हमारे पास 4 टाइप हैं, जो कि पहला है पब्लिक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, वॉलेंट्री हॉस्पिटल एंड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। तो पब्लिक हॉस्पिटल ऑफ कोर्स ये किसके अंडर में होता है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है, ठीक है, ये उसको ओन करते हैं। जो कि 2 टाइप के हॉस्पिटल इसमें वो बनाते हैं, जनरल हॉस्पिटल होता है, स्पेशलाइज्ड। जनरल जो ऑल ओवर ट्रीटमेंट या बेसिक ट्रीटमेंट कर सकता है, स्पेशलाइज जो स्पेसिफिक डिजीज या कंडीशन की ओर डील करता है, ठीक है। देन आपका आता है प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल जो किसी प्राइवेट अथॉरिटी के द्वारा मतलब ओन्ड है, मतलब कोई प्राइवेट अथॉरिटी है जो उसको ओन करती है उस हॉस्पिटल को, वो हॉस्पिटल्स किस में आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में। देन आपका आता है वॉलेंट्री हॉस्पिटल्स। वॉलेंट्री हॉस्पिटल्स आप कह सकते हो ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं जो किसी ट्रस्ट पे, किसी फंड बेसिस पे, एनजीओज पे, इन सब पे वर्क करती हैं और पर्सन को कह सकते हो फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हैं या मिनिमम एक्सपेंसेस पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। इनमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो अथॉरिटीज उन दोनों का सपोर्ट होता है, या फिर आप कह सकते हो दोनों की मैनेजमेंट प्रेजेंट होती है। देन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स वो होते हैं जो किसी कंपनी में इनबिल्ड होते हैं, ठीक है, जो अपने वर्कर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए हॉस्पिटल ओपन करते हैं ताकि उनके वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज हेल्दी रहे। तो मतलब ये कंपनीज लिमिटेड हॉस्पिटल्स होते हैं फॉर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स पर। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपके ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे, मतलब उनका क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पे, डिजीज कंडीशन के बेसिस पे, या फिर आप कह सकते हो क्या गोल है, किसको डील करना है, किस चीज को डील करना है, उसके बेसिस पर हॉस्पिटल जो होते हैं वो आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें आते हैं हमारे 5 टाइप, जो कि पहला है टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रोफेशनल्स को रेडी करना, या फिर आप कह सकते हो जो स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, उनको टीचिंग प्रोवाइड करना, उनको रेडी करना है एज अ एडवांस्ड प्रोफेशनल्स, ठीक है। यहाँ पे रिसर्चेस भी होते हैं, ऑफ कोर्स नए नए रिसर्चेस एडवांसमेंट के लिए होते हैं। एग्जाम्पल तौर पे आप पढ़ सकते हो जिपमर और आपके एम्स, ये सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे आपका स्टडी मीन्स टीचिंग भी स्टार्ट है, एजुकेशन भी है एंड रिसर्च बेसिस भी वर्क हो रहा है। देन आपका आता है जनरल हॉस्पिटल, जो नॉर्मली जनरलाइज हॉस्पिटल जो ऑल ओवर हर चीज को डील करता है, ठीक है, उसको ट्रीट करता है। उन हॉस्पिटल्स की जो भी लेवलिंग है वो जनरल हॉस्पिटल के अंदर आती है, मतलब जनरल डिजीज आर डील्ड, ठीक है। देन आपका स्पेशलाइज मतलब किसी स्पेसिफिक डिजीज को लेके अगर आप डील कर रहे हो, जिन हॉस्पिटल में ऐसा होता है उन हॉस्पिटल्स को हम कहाँ रखते हैं, स्पेशलाइज हॉस्पिटल में, जैसे कैंसर हॉस्पिटल्स, टीबी हॉस्पिटल्स, इन सारे में, ठीक है। देन आइसोलेशन हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज, लाइक जो डिजीज ऐसी है जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकती हैं, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए आइसोलेशन हॉस्पिटल बनाते हैं ताकि उनको हम वहीं पे ट्रीट करें और वो किसी और को, लाइक अगर आप एक ही हॉस्पिटल में सबको रखोगे तो हो सकता है जो ये कम्युनिकेबल वाले पेशेंट है वो बाकी पेशेंट को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनकी वजह से वो हो सकते हैं। इसीलिए आइसोलेशन हॉस्पिटल में या आप देखते हो आइसोलेशन वार्ड्स होते हैं अलग से, जिसमें क्या होता है उनको रखा जाता है ताकि पेशेंट खुद भी सेफ रहे और सामने वाला जो अलग से जो भी पेशेंट है या पर्सन है वो भी सेफ रहे, ठीक है, उनको कम्युनिकेबल डिजीज ना हो। तो इसमें क्या आता है, टू डील कम्युनिकेबल डिजीजेस इस हॉस्पिटल में यही करते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड सेंटर्स, सबके अलग अलग आप कह सकते हो ना वो बनाए गए थे, सेंटर्स बनाए गए थे हर हॉस्पिटल में जहाँ पे कोविड पेशेंट को अलग रखा जा रहा था ताकि कोई और इन्फेक्ट ना हो। देन रूरल हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटल रूरल में फाउंड मिलते हैं, आपको फाउंड होते हैं। देन वहां पे क्या होता है कि जो रूरल बेस्ड कंडीशंस होती हैं, जो रूरल बेस्ड कम्युनिटी बेस्ड कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है उनको डील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैनेजमेंट पर। तो जो हमारे नेक्स्ट टाइप्स हैं वो है हमारे पास एज पर साइज, हमने इसके पहले बात कर ली है। तो एज पर साइज की बात है तो इसमें आते हैं 3, टीचिंग, डिस्ट्रिक्ट, तालुका एंड प्राइमरी। एज पर साइज का मतलब है हॉस्पिटल के साइज पर, उसके अंदर कितने बेड प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। तो टीचिंग
जो हॉस्पिटल्स होते हैं तो उनके अंदर टीचिंग हॉस्पिटल कौन से, जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, रिसर्च बेस्ड कॉलेजेस जहाँ पे टीचिंग प्रोफेशनल एजुकेशनल पर्पस के लिए हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहां पर मिनिमम 50 बेडेड वो कम से कम होना चाहिए, तब वो टीचिंग हॉस्पिटल कहलाता है। ठीक है, तो टीचिंग वाले में क्या होना चाहिए, उसका साइज कितना होना चाहिए, मिनिमम 500 बेडेड वहां पे होना चाहिए, उस उतना प्रोविजन है। और एज पर टीचिंग जो भी आप कर रहे हो या एडवांसेस रिसर्च के अकॉर्डिंग बेडेड जो भी है वहां पे 500 मिनिमम बोला गया है, उसके अकॉर्डिंग वो इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आप बात करते हैं वहां पे 200 बेडेड मिनिमम होना चाहिए, एंड एज पर नीड वो इंक्रीज हो सकता है। देन मिनिमम होता है तालुकास में जो होता है 50 बेडेड होता है हॉस्पिटल। ठीक है, फिर वही एज पर नीड पर वो इंक्रीज हो सकता है। और प्राइमरी हॉस्पिटल्स जो होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर जो हॉस्पिटल्स होते हैं लेवल पर, वहां पे 6 बेड मिनिमम प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये एज पर साइज था। देन एज पर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट मतलब कौन मैनेज कर रहा है हॉस्पिटल को, उस पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो एज पर मैनेजमेंट में तो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि नेशनल गवर्नमेंट, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है। उसमें आपका ज्यादातर आता है मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या डिफेंस गवर्नमेंट जो होता है डिफेंस सिस्टम के अंडर में वो गवर्न होता है। ठीक है, देन स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट उसको मैनेज करती है। देन इसमें थर्ड आता है लोकल बॉडीज, जो लोकली जो बॉडीज पे प्रेजेंट होते हैं हॉस्पिटल, जिनको लोकल बॉडी गवर्न करती है, मैनेज करती है, जैसे आपका म्यूनिसिपैलिटीज हो गए, नगर निगम हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारे हो गए। देन ऑटोनोमस बॉडीज, जिनको प्राइवेट और गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी मेंबर्स होते हैं उनको मिलके क्या बोलते हैं, उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, तो वो ऑटोनोमस बॉडीज, ऑटोनोमस हॉस्पिटल्स होते हैं। देन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑफ कोर्स जैसे हमने बात करी, वो किसी न किसी प्राइवेट अथॉरिटी के अंडर ही चलता है या फिर मैनेज होता है। जैसे एग्जांपल आप कह सकते हो मेदांता, अपोलो, मैक्स, ये सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो प्राइवेट बॉडीज ऑफ हॉस्पिटल हैं। देन वॉलेंट्री एजेंसीज वो होती हैं जो ट्रस्ट पर बिल्ड होती हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो चैरिटी पे बिल्ड होती हैं, जिनको पब्लिक चैरिटी या ट्रस्ट के अकॉर्डिंग चलाती है, और उसमें एक पर्सन या फिर अथॉरिटी मेंबर्स होते हैं जो उसको मैनेज करते हैं, जितना चैरिटी या ट्रस्ट बाय गवर्नमेंट बाय पब्लिक उनको मिलता है। ठीक है, देन सिक्स्थ या फिर कह सकते हो हमारे पास लास्ट वाला जो टाइप था वो था एज पर सिस्टम। अब सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन कौन से हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे एलोपैथी हॉस्पिटल्स होते हैं, होम्योपैथी हॉस्पिटल्स होते हैं, आयुर्वेदिक होते हैं, यूनानी होते हैं। ये अलग अलग मेडिसिन के सिस्टम पर बेस्ड होते हैं कि यहाँ पे इसी सिस्टम की मेडिसिन आपको मिलेगी इस हॉस्पिटल में, उसी सिस्टम के बेसिस पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, अदर जो सिस्टम्स होंगे मेडिसिन के, उसके हॉस्पिटल्स अलग होंगे। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल। ओके, तो जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो है आपका हेल्थ केयर। जो टीम मेंबर्स होते हैं यहाँ पे, जो हेल्थ केयर टीम में जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मली या कॉमनली आप हर हॉस्पिटल में इन सारे टीम मेंबर्स को आप देखोगे। ठीक है, कॉमनली। और इसमें भी बहुत सारे एडिशनल ऐसे होते हैं ना कि पोस्टेज होती हैं, या फिर आप कह सकते हो अलग अलग फंक्शनिंग के मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। ठीक है, सबसे टॉप पर आते हैं आपके फिजिशियन या डॉक्टर्स, जिसमें आपके जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, आपके जनरल फिजिशियंस हो गए, आपके सर्जन्स हो गए, एनेस्थीसिया वाले जो प्रोफेशनल्स होते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, आपके जितने भी जो सर्जरीज में या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो आते हैं आपके फिजिशियन या डॉक्टर में। इनका रोल आप नॉर्मली आप लिख सकते हो कि इनका काम यही होता है कि पर्सन की डिजीज कंडीशन को डायग्नोज करें। ठीक है, उसके लिए ट्रीटमेंट आपका इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, एंड देन ट्रीट करें। बाकी देन सर्जरीज आती हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स आते हैं जो डॉक्टर्स करते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं नर्सेज। नर्सेज आप जानते हैं कि नर्सेज का बहुत मेजर रोल होता है हॉस्पिटल में। ठीक है, तो नर्सेज का पेशेंट के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, इवन डॉक्टर्स से भी ज्यादा। तो नर्सेज का हर एक रोल, लाइक पेशेंट के राइट से लेके पेशेंट के लाइक जितने भी उसके राइट्स हैं उनको अकम्प्लिश करना, पेशेंट का एडमिशन, पेशेंट का डिस्चार्ज, ये सारी चीजें, फिर पेशेंट की कितनी नीड्स है, ये सारा रोल आपके नर्सेस में ही आता है। नर्सेस लाइक पेशेंट की नीड्स क्या क्या है, उसको कितना सपोर्ट चाहिए, कब कितना ट्रीटमेंट देना है, कितनी मेडिसिन देनी है, कब कैसे क्या चीजें अप्लाई करनी है, कौन कौन सी थेरेपीज प्रोवाइड करनी है, पेशेंट को कंफर्ट कैसे प्रोवाइड कराना है, फिर उसका डिस्चार्ज, और उसके बाद जो फॉलो अप का भी जो सिस्टम होता है वो भी नर्सेस देखती हैं। ठीक है, नर्सेस में भी डिफरेंशिएशन होते हैं, जैसे आईसीयू नर्सेस अलग होती हैं, पेडियाट्रिक नर्सेस अलग होती हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशनल अलग होती है, कम्युनिटी बेस्ड नर्सेस अलग होती है, तो उसमें भी डिफरेंशिएशन
होता है। देन आपका आते हैं डाइटिशियंस यानी न्यूट्रिशनिस्ट, जो आपके या पेशेंट के जो भी प्रेजेंट है हॉस्पिटल में उनका न्यूट्रिशन डिसाइड करते हैं, वो पेशेंट के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन इंप्लीमेंट करवाते हैं। लाइक अलग अलग डिजीज कंडीशन में अलग अलग न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारी चीजें देखते कौन है, डाइटिशियन। लाइक अगर आपको फॉर एन एग्जाम्पल हाइपरटेंशन है या फिर हाई ब्लड प्रेशर आपका डायग्नोस हुआ है, ठीक है, तो आपके लिए वो लो सॉल्ट डाइट का प्लान बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको डायबिटीज है तो वो लो शुगर कंटेंट, लो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट का आपके लिए डाइट प्लान रेडी करेंगे। तो ये सारा रोल आपके डाइटिशियन का होता है। देन फिजियोथेरेपिस्ट वो होते हैं जो लाइक आप कह सकते हो कि आपके बॉडी फंक्शनिंग को हेल्प मींस लाइक रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आपका जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है आपकी अबनॉर्मेलिटीज में हो गया, ठीक है, बाकी उसको रिस्टोरिंग रिहेबिलिटेशन में वर्क करते हैं। कॉमनली ये मिलते हैं हमें कहाँ, जहाँ पे बोन हीलिंग फ्रैक्चर वार्ड हो गया आपका, ठीक है, बोन हीलिंग जो वार्ड्स होते हैं वहां पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर आप कह सकते हो जो मस्कुलोस्केलेटल जो एरिया होता है, रीजन होता है, वहां पे आपको ये दिख जाएंगे ताकि पेशेंट जल्दी रिकवर कर पाए। नेक्स्ट आपका आता है पैरामेडिकल स्टाफ। ऑफ कोर्स ये बहुत जरूरी स्टाफ है क्योंकि इसी से आपका जो डायग्नोस होता है ना डिजीज कंडीशन, वो इनके अकॉर्डिंग ही होता है, क्योंकि सारे रिपोर्ट सारे इन्वेस्टिगेशंस ये इनके अंडर में ही आते हैं। फिर चाहे आपका वो ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, कोई भी हो, तो इसके अंदर बहुत सारे स्टाफ होते हैं। रेडियोलॉजिस्ट हो गए, आपके माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गए, पैथोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है। इस पैरामेडिकल स्टाफ में बहुत सारे होते हैं, उनके अलग अलग रोल होते हैं। एज पर उनके रोल्स वो आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। देन फार्मासिस्ट आप जानते हो वो पर्सन होते हैं या फिर वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपकी ड्रग डिलीवरी को देखते हैं, या आप कह सकते हो ना कि आपको अगर डॉक्टर ने ड्रग लिख दिया है तो उसको डिस्पेंस कराना, ड्रग की सेफ्टी चेक करना, ठीक है, फिर कौन कौन से ड्रग्स आपको देने हैं, कितनी टाइमली पर देने हैं, ये सारी चीजें वो फार्मासिस्ट आपके देखते हैं। या फिर आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन से ड्रग ज्यादा एफिशिएंट रहेंगे वो ये फार्मासिस्ट चेक करते हैं, ठीक है। देन आपके आते हैं सोशल वर्कर्स जो आपको हॉस्पिटल में वर्क हेल्प करते हैं। लाइक आपकी हाइजीन हो गया, आपका वेस्ट डिस्पोजल हो गया, आपके बाकी की चीजें हो गई, ये सारी चीजें देखते हैं सोशल वर्कर्स। देन आपके ऑक्यूपेशनल स्टाफ जो होते हैं, जो आपके ऑक्यूपेशनल स्टाफ वो स्टाफ होते हैं जैसे पेशेंट को एडमिट कराने से लेकर डिस्चार्ज तक का जो कहते हैं ना बीच में एक गैप होता है, घर से लेके लाइक आपके एम्बुलेंस वर्कर्स हो गए, ठीक है, तो आपके इमरजेंसी जो केयर टेकर्स होते हैं वो सारे होते हैं, वो आते हैं आपके ऑक्यूपेशनल वर्कर्स में, ये स्टाफ में, जो पेशेंट को टिल हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से टिल उसके घर तक जो केयर प्रोवाइड करते हैं या फिर कह सकते हो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं ऑक्यूपेशनल स्टाफ। तो ये ऑल ओवर हेल्थ केयर टीम में कॉमनली होते हैं, और भी इसमें इंक्लूडेड हैं या फिर आप कह सकते हो आप इंक्लूड कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन द हॉस्पिटल पॉलिसी या फिर आप कह सकते हो हॉस्पिटल रीजन, ठीक है। तो हेल्थ केयर टीम में फिजिशियन, नर्सेज, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट, सोशल वर्कर्स एंड ऑक्यूपेशनल वर्कर्स कॉमनली मिलते हैं। तो ऑल ओवर आपका जो यूनिट था वो खत्म हो चुका है, नर्सिंग फाउंडेशन का सेकेंड यूनिट। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने आपकी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन आपका क्या होता है, देन लेवल ऑफ आपका केयर क्या हो सकता है, देन हमने हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जो भी सारी चीज सिस्टम्स होते हैं, फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, फिर लाइक एजेंसीज पढ़े थे, ठीक है, फिर हॉस्पिटल हमने पढ़ा था कि हॉस्पिटल क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, लास्ट में हमने हॉस्पिटल या हेल्थ केयर टीम में जो होते हैं उनमें उनके बारे में पढ़ा था। तो ये आपकी यूनिट खत्म हो चुकी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू यूनिट।